हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सब्जेक्ट कर रहे हैं हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और लास्ट लेक्चर में फूरियर ट्रांसफॉर्म कंप्लीट करने के बाद ये मॉड्यूल 2 का हमारा ये लास्ट लेक्चर है और टॉपिक है आज का हमारा सैम्पलिंग। तो यहाँ सैम्पलिंग में हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग और बैंड पास सैम्पलिंग की। ठीक है, तो सैम्पलिंग के लिए सबसे पहले अगर हम अपने बेसिक्स की थोड़ी बात कर लें, जहाँ जितना भी हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़ा है उन सब का एप्लीकेशन आपको यहाँ पर सैम्पलिंग में दिखेगा। जितने सिग्नल्स आपने लिए हैं उन सभी सिग्नल्स के लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सैम्पलिंग में हम डील करेंगे सैम्पलिंग थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग आप फाइंड करेंगे कि किसी भी सिग्नल के लिए मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए जिससे हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकें रिसीवर एंड पर। तो उसके लिए जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि जिस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की आप सैम्पलिंग कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट उसका कितना है, तब तक आप उसके लिए मिनिमम सैम्पलिंग रेट वो फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट किसी सिग्नल का पता कैसे चलेगा? जो आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म किया है वहाँ से आप फ्रीक्वेंसी डोमेन देखेंगे उनका, कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो उसका स्पेक्ट्रम है वो मैक्सिमम कहाँ तक एक्सटेंडेड है, और वहीं से आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिग्नल, और फिर वहाँ से हम यूज़ करके सैम्पलिंग थ्योरम हम देखेंगे कि एटलीस्ट उसकी हम सैम्पलिंग कितनी फ्रीक्वेंसी वाले इम्पल्स ट्रेन से करें। अच्छा, ये जो टॉपिक है हमारे लिए बिल्कुल ये नया टॉपिक नहीं है। जब हम डिजिटल सिग्नल्स में गए थे तो वहाँ पर भी हमने सैम्पलिंग की बात की थी। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, वहाँ पर भी हम सैम्पलिंग को एक बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो सैम्पलिंग बेसिकली, जैसे मान लीजिए अगर हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स की बात करते हैं तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, सपोज ये हमारा कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है x ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हमने देखा था कि सैम्पलिंग हम यूज़ क्यों करते हैं। अगर आप ये पूरा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे तो ऑब्वियसली अगर हमें ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट करना है तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो हमारा ट्रांसमिशन पावर रिक्वायरमेंट होगा या बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होगी, वो सभी चीज़ें जो होंगी हमारी वो डिपेंड करेंगी जो हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं। अगर हम जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं अगर वो टाइम के साथ बहुत रैपिडली चेंज होने वाला सिग्नल नहीं है, मतलब अगर हम इस सिग्नल का शेप देखें तो हमें दिख रहा है ये सिग्नल स्मूथली चेंज हो रहा है, मतलब इसमें बहुत रैपिड फ्लक्चुएशंस नहीं है। तो अगर हम ये पूरा सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करके अगर हम इस सिग्नल की इंफॉर्मेशन इक्वली स्पेस्ड इन टाइम कुछ इंस्टेंट्स पर अगर हम सेंड कर दें कि अगर हमने ये ले लिया कि t इक्वल्स टू 0 पर इस सिग्नल की क्या वैल्यू है, फिर हम अगर इस बीच का सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करें, अगर हम इस सिग्नल की वैल्यू एट t इक्वल्स टू एनी टाइम इंस्टेंट, सपोज इट इज ts, अगर यहाँ वैल्यू ले ली हमने, फिर ऐसे ही अगर हम इस सिग्नल की एक सैंपल की वैल्यू यहाँ ले लें, इक्वली स्पेस्ड इन टाइम अगर हम इनके सैंपल्स को ट्रांसमिट कर दें, तो भी रिसीवर एंड पर अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि हम इस सिग्नल को वापस रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में अगर हम सैंपल्स नहीं ले रहे तो हमें दिख रहा है कि अगर रिसीवर एंड पर अगर ऐसा कोई सिग्नल पहुँचेगा तो इस सिग्नल को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअल जो सिग्नल रहा होगा उसकी वैल्यू कैसी होगी, वो उसका शेप कैसा होगा। तो इसलिए जब आप ट्रांसमिशन करते हैं तो पूरा सिग्नल ट्रांसमिट करने की जगह आपने देखा कि अगर हम उसके कुछ सैंपल्स की वैल्यूज़ ट्रांसमिट कर दें तो भी हम उस सिग्नल की इंफॉर्मेशन को वापस रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज हमने इतने सारे सैंपल्स नहीं लेकर, अगर हमने इतने दूर दूर सैंपल्स ले लिए, अगर हमारे पास एक सैंपल हमने यहाँ ले लिया इस xt का, ये ट्रांसमिट कर दिया, और एक सैंपल यहाँ ले लिया, ये ट्रांसमिट कर दिया, तो अब सिर्फ इन दोनों सिग्नल्स, इन दोनों सैंपल्स को देखकर अगर आप उस सिग्नल की इंफॉर्मेशन बताना चाहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस बीच में सिग्नल का शेप कैसा था। हो सकता है ये शेप जैसा अभी हमने शो किया इस टाइप का भी शेप हो सकता है, रिसीवर इसको ऐसा भी एज्यूम कर सकता है, रिसीवर इसको कांस्टेंट भी एज्यूम कर सकता है। तो इसलिए हमने ये देखा कि एटलीस्ट हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम यूनिट, मतलब अगर हम पर सेकंड की बात करें या फिर अगर हम सिग्नल के पर पीरियड की बात करें तो हम एटलीस्ट हमें कितने सैंपल्स उस सिग्नल के ट्रांसमिट करने पड़ेंगे पर पीरियड, जिससे हम वापस सिग्नल को अपने रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। तो यही सारी चीज़ें हम देखेंगे कहाँ पर, सैम्पलिंग थ्योरम में। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग में, दैट इज इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, और उसके लिए अब हम बात कर रहे हैं सैम्पलिंग थ्योरम की। तो सैम्पलिंग थ्योरम अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखें, देखिए यहाँ पर आप जानते हैं, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें कि अगर हम सैम्पलिंग करते हैं तो वह हम करते क्या हैं। हमने देखा था ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होगा। अगर हमने ये कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल ले रखा है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं सैम्पलिंग के लिए, एक पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज ये हमारा सिग्नल x ऑफ t है और हम सैम्पलिंग के लिए इसको क्या करने वाले हैं,
एक इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जो इम्पल्स ट्रेन, कैसे इम्पल्स ट्रेन है? पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन, मतलब उसमें हर रेगुलर इंटरवल पर इम्पल्सेस हैं, जिन सब इम्पल्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो वैल्यूज़ सेम है। तो अगर हम ऐसे किसी सिग्नल से सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जहाँ पर ये सिग्नल एब्सेंट है वहाँ पर हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें वैल्यू सिर्फ वहीं मिलेगी जहाँ जहाँ पर ये इम्पल्सेस हैं। तो इसलिए ये सिग्नल हमारा अभी जैसे हमने सैम्पल्ड वर्जन लिया था उस फॉर्म में ये सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, आपको बिल्कुल धीरे से आप धीरे धीरे इसको देखते रहिए, कहीं पर भी आपको ऐसा कोई डाउट नहीं आएगा अगर आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्लियर है। तो सैम्पलिंग थ्योरम के लिए देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, हम ये एक इम्पल्स ट्रेन ले रहे हैं जिसके लिए आप जानते हैं इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है कि डेल ऑफ टी माइनस, अगर हमने कहा कि ये जो इम्पल्सेज हैं अगर ये इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ टी एस, अगर हमारे पास ये इम्पल्सेज आ रहे हैं, अगर सपोज इस डायरेक्शन में ये हमारी वैल्यूज़ माइनस टी एस, माइनस 2 टी एस, माइनस 3 टी एस, ये अभी हमने रफ स्केच बनाया है, इसको देखकर आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी हम पूरा डायग्राम इसका बनाएंगे फ्रेश। तो यहाँ पर हम बस इसको एक बार क्या करने वाले हैं वो चीज़ हम क्लियर कर रहे हैं। तो ये जो इम्पल्स ट्रेन है आपने देखा था, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, डेल ऑफ टी माइनस के टी एस, पीछे कुछ नहीं लिखा, मतलब सारे इम्पल्सेस का एरिया हम 1 लेकर चल रहे हैं। ये सभी स्ट्रेंथ जो इन सब सिग्नल्स की वो क्या है, 1 है। तो अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको ये इम्पल्स मिलेगा डेल टी, जो कहाँ पर होगा 0 पर। k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये इम्पल्स मिलेगा जो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, t इक्वल्स टू टी एस पर। तो हम जो इम्पल्स ट्रेन ले रहे हैं, इस इम्पल्स ट्रेन में जहाँ जहाँ ये हमारे पास इम्पल्सेस आ रहे हैं तो इनको देखकर हम कह सकते हैं कि जो इम्पल्स ट्रेन है इसके लिए फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, जिसको अगर हम टी नॉट से लिखें तो फंडामेंटल टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है इसकी, टी एस। हर टी एस इंटरवल पे यहाँ पर इम्पल्सेस आ रहे हैं। तो अगर हमें फंडामेंटल टाइम पीरियड पता है तो हम इस सिग्नल की कुछ फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन कर सकते हैं। वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अगर हमने ओमेगा नॉट से लिखा तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन टी नॉट, और टी नॉट की वैल्यू क्या है, टी एस। तो मतलब यहाँ पर हम अगर देखें तो इस इम्पल्स ट्रेन की कुछ फ्रीक्वेंसी है जिसको हमने क्या देखा, क्या है उसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन टी एस। अगर सपोज इस फ्रीक्वेंसी को हम नाम दे दें, लेट इट इज ओमेगा एस। देखिए जो भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जहाँ पर भी आप वर्ड देखते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, वहाँ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है, इसी इम्पल्स ट्रेन की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है जिस इम्पल्स ट्रेन को आपने यूज़ किया है टू सैम्पल एनी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। तो इस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और फ्रीक्वेंसी वर्ड का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम कह रहे हैं कि इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस है, मतलब इतने रेडियंस पर सेकेंड ये इसकी यूनिट है। ठीक है, अगर आप इसी को एफ एस के टर्म्स में डिफाइन करते तो एफ एस की वैल्यू क्या होती, अगर हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में डिफाइन करते तो क्या वैल्यू होती, 1 अपॉन टी एस। अगर आप रेडियंस पर सेकेंड में डिफाइन कर रहे हैं ओमेगा एस तो वैल्यू क्या है, 2 पाई अपॉन टी एस। अगर हर्ट्ज में डिफाइन करते तो वैल्यू क्या होती, 1 अपॉन टी एस। तो यही जो ओमेगा एस है या फिर ये जो एफ एस है, इसी को हम आगे बार बार किस नाम से यूज करेंगे, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब हम समझ गए कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम, जिस इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करके हमने सिग्नल को सैम्पल्ड किया है उसी इम्पल्स ट्रेन की फ्रीक्वेंसी को हम नाम दे रहे हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। और अगर आपने कहा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी तो नाम से ही क्या क्लियर है, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकेंड में ऐसे जितने इम्पल्सेस हमारे इस इम्पल्स ट्रेन में आ रहे हैं वही हमारी क्या है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। अब जितने इम्पल्सेस यहाँ होंगे, आप जब इस सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही आपको सैंपल्स मिलेंगे किसके, ये जो सिग्नल जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हो गया, नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर सेकेंड। देखिए सभी बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें हम ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन यही वो चीज़ें हैं जो अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको कभी ऐसा लग सकता है कि सैम्पलिंग टॉपिक टफ है, इसके क्वेश्चंस हमसे इजीली सॉल्व नहीं हो रहे। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, ये पिक्चर्स, तो आपको फिर आगे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इनको ध्यान से देख लीजिए। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर सेकेंड। किसकी सैंपल्स ले रहे हैं हम, जिस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए हम सैम्पलिंग कर रहे हैं उसके सैंपल्स लेंगे। जितने जितने टाइम पे ये इम्पल्सेस आएंगे, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन्हीं इंस्टेंट्स पर इस सिग्नल की जो वैल्यू होगी
उतने एरिया का हमें इम्पल्स मिलता जाएगा, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सैंपल्स कहेंगे। ठीक है, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई, नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर सेकेंड। और ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एक्चुअली है किसकी फ्रीक्वेंसी, जिस इम्पल्स ट्रेन को हम यूज कर रहे हैं ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो एक हमारे पास टर्म आ गया सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये जो सिग्नल हम यूज कर रहे हैं, जिसको हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, जिसको हमें सैंपल करना है, अपने आप में इस सिग्नल में भी कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये सिग्नल कैसा हो सकता है ये सिर्फ xt, हो सकता है सिर्फ एक सिग्नल हो ये, या फिर ये भी हो सकता है कि ये xt क्या हो, एक से ज़्यादा सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन हो। तो अगर ये एक ही सिग्नल अगर आपका xt है तो वैसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, सिंगल टोन सिग्नल। और अगर किसी xt में एक से ज़्यादा सिग्नल्स मिले हुए हैं तो वैसे सिग्नल्स को आप क्या बोलते हैं, मल्टी टोन सिग्नल्स। तो सिंगल टोन सिग्नल हो या मल्टीपल टोन सिग्नल हो, इस सिग्नल की अपनी कुछ फ्रीक्वेंसीज होंगी और एक फ्रीक्वेंसी होगी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी कि इसके स्पेक्ट्रम में उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। तो एक हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आ गई जिसको हमने रेडियंस पर सेकंड में किससे लिखा, ओमेगा एस से। हर्ट्ज में किससे लिखा, हमने रिप्रेजेंट किया एफ एस से। एक ये फ्रीक्वेंसी, और दूसरी फ्रीक्वेंसी अगर हम कहें ओमेगा एम, ठीक है, या फिर अगर हम ये रेडियंस पर सेकंड में करेंगे तो हम इसको ओमेगा एम कहेंगे। अगर हर्ट्ज में हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, एफ एम कहेंगे। ठीक है, तो ये ओमेगा एम या एफ एम क्या है, इट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ, जिस सिग्नल की आपको सैम्पलिंग करना है, जिसका भी आपको सैम्पलिंग करनी है उसके लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, फ्रीक्वेंसी की बात हम कर रहे हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल xt दैट इज टू बी सैंपल्ड। ठीक है, दो फ्रीक्वेंसीज आपने देख ली, एक हमारा जिस सिग्नल को हम सैम्पलिंग करने वाले हैं, जिस सिग्नल के लिए, उस सिग्नल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, उस सिग्नल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, और जिस इम्पल्स ट्रेन से हम इस सिग्नल की सैम्पलिंग कर रहे हैं उस इम्पल्स ट्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसी को हमने क्या नाम दिया, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब हम देखते हैं सैम्पलिंग थ्योरम का स्टेटमेंट। तो अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं तो बड़ा हो जाएगा, एक काम करता हूं मैं बोल देता हूं, इसको आप लिख लेना। ठीक है, तो अगर आप देखें सैम्पलिंग थ्योरम का स्टेटमेंट, या फिर लिख भी लेते हैं, हमको इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, एनी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल बैंड लिमिटेड to maximum frequency component ओमेगा एम, ये रेडियंस पर सेकेंड में हम अगर बात कर रहे हैं, एनी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल बैंड लिमिटेड टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा एम कैन बी completely represented by, can be completely represented by or recoverable from। हम ऐसे किसी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा एम रेडियंस पर सेकेंड है, उसको हम या तो कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर रिसीवर एंड पे हम उसको रिकवर कर सकते हैं। कैन बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ, या ऐसे लिख लें इसको अगर हम, रिप्रेजेंटेड बाय, कैन बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय नॉलेज ऑफ value of its samples equally spaced in time। ठीक है, ये क्या किया हमने, अभी हमने लिखा कि कोई अगर हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा एम है, तो उसको हम कंप्लीटली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और रिकवर भी कर सकते हैं, किससे, बाय द नॉलेज ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स सैंपल्स, इसके सैंपल्स की वैल्यूज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो सैंपल्स कैसे होने चाहिए, इक्वली स्पेस्ड इन टाइम। मतलब अगर हम बात कर रहे थे अभी कि यहाँ हम xt के अगर सैंपल्स लेंगे, तो अगर ये जो दो सैंपल्स हैं, हमेशा इन सैंपल्स के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऑटोमेटिकली वो इक्वल आएगा अगर आप इम्पल्स ट्रेन जो पीरियोडिक है तो उसमें इम्पल्सेस रेगुलर इंटरवल पर ही आएंगे, ts के बाद 2ts पर ही इम्पल्स आएगा, तो प्रोडक्ट भी आपको ts, 2ts, 3ts पर ही मिलेगा। तो इसलिए ये पॉइंट भी सेटिस्फाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि इक्वली स्पेस्ड इन टाइम।
samples will always be equally spaced in time provided, अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या यूज कर रहे हैं हम रिकवर तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल विच इज टू बी सैम्पल्ड. ठीक है, वैल्यू ऑफ इट सैम्पल्स प्रोवाइडेड द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, मैं इसको स्टेटमेंट की जगह डायरेक्टली ऐसे लिख लेता हूं, ओमेगा एस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम. अब आपको ये दोनों स्टेटमेंट, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आप देख चुके हैं कि ओमेगा एस क्या है और ओमेगा एम क्या है. या अगर हम एफ के टर्म्स में बात करें तो भी हम लिख सकते हैं कि एफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ एम. ठीक है, अब अगर हम ये जो हमने अभी बात की ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये जो इक्वल्स टू साइन है ये सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि अगर हम इक्वल टू रखते हैं फ्रीक्वेंसी को तो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे. ये हम किसके लिए कर रहे हैं, जो हम सैम्पलिंग थ्योरम लिखा हमने, ये इंस्टैंटेनियस सैम्पलिंग की हम बात कर रहे हैं. इंस्टैंटेनियस सैम्पलिंग मतलब अगर आप जो इंपल्स ट्रेन ले रहे हैं वो कैसी हैं, अगर ये हमारे कैसे हैं, डायरेक्ट डेल्टा कॉम के साथ अगर हमने मल्टीप्लाई किया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे इंपल्सेस को ही लें, आप अगर चाहते तो गेट पल्सेस के थ्रू भी इनको मल्टीप्लाई कर सकते थे. तो वहाँ आपको क्या मिलता, जैसे यहाँ सैंपल्स जो मिल रहे हैं वो इंपल्स के फॉर्म में सैंपल्स मिल रहे हैं, उस टाइम में आपको कैसे सैंपल्स मिलते, अगर आप गेट फंक्शन जानते हैं रेक्टेंगुलर फंक्शन, अगर आप रेक्टेंगुलर फंक्शन के फॉर्म का सिग्नल लेकर मल्टीप्लाई करते तो जितनी दूर वो रेक्टेंगल हमारा एग्जिस्ट करता उतने दूर पर हमें प्रोडक्ट मिलता. ये सभी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी आपको. तो कंडीशन क्या है कि हम रिकवर कर सकते हैं कब, थियोरेटिकली जब ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का भी साइन लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए. और जब अगर ये वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है, व्हेन ओमेगा एस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम, then this sampling rate is called as Nyquist sampling rate. If omega s is equals to twice omega m or fs is equals to twice of fm, then the sampling rate is called as Nyquist सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट. ठीक है, तो नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट का मतलब जब हमारे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एग्जैक्टली 2 टाइम्स है टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कंटेन्ड इन द सिग्नल विच इज टू बी सैम्पल्ड, देन द सैम्पलिंग रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट. ठीक है, तो ये जो हमारा थ्योरम है इसका प्रूफ अपने आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, इस कंडीशन को अगर आप लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्टली हम उस सिग्नल को उसके लिए सैम्पलिंग थ्योरम के लिए हमने प्रूव भी कर लिया. तो अगर हम सैम्पलिंग के लिए अगर बात करें तो अब हम इस सैम्पलिंग प्रोसीजर को एक बार एक्सप्लेन करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखते हैं और फिर हम वहाँ से प्रूफ की तरफ मूव करेंगे. तो अगर सबसे पहले आप सैम्पलिंग के प्रोसीजर को जैसे आपने डिफाइन किया, देखिए, और ये सैम्पलिंग हम करते क्यों हैं, एनालॉग सिग्नल्स को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए. देखिए, जो एक्चुअल डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो सिर्फ सैम्पलिंग के बाद आपको नहीं मिलेंगे. जैसे आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, तो वहाँ हमने बात की थी कि सिग्नल आफ्टर सैम्पलिंग इज स्टिल कंटिन्यूअस इन वैल्यू सिग्नल, लेकिन अगर हमें उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, मतलब डिस्क्रीट इन वैल्यू एंड डिस्क्रीट इन टाइम, तो हमें उसके बाद और क्या यूज़ करना पड़ता है, क्वांटाइजेशन यूज़ करना पड़ता है. फिर जब आप सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन के बाद एक और प्रोसेस होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, एनकोडिंग. ठीक है, तो वो सभी चीज़ें कम्युनिकेशन का पोर्शन है, उसको मैं अभी यहाँ पर डील नहीं कर रहा. तो अगर हम देखें बेसिक सैम्पलिंग प्रोसीजर, तो जिस सिग्नल को सैम्पल्ड करना है हमने वो ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल लिया x ऑफ t, यहाँ पर हमने उस सिग्नल को एक इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. ये इम्पल्स ट्रेन क्या है हमारी, pt, जिसके लिए अभी हमने देखा एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं हम, k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ t माइनस के टी एस. ठीक है, टी एस लिखा मतलब हर टी एस ड्यूरेशन के बाद उसमें इम्पल्सेस हैं, और ये जो इसका आउटपुट आया यही हमारा क्या है, y ऑफ t. देखिए, एक्चुअली हम देखेंगे कि ये जो y ऑफ t आएगा जिसकी वैल्यू xt इंटू पी टी के बराबर है,
जब हम डिजिटल सिग्नल्स देख रहे थे तो हमने ये भी देखा था कि ये जो y ऑफ t है ये एक्चुअली ये क्या है हमारा सिग्नल। अब t की वैल्यू हमें कहाँ कहाँ पर सिग्नल मिलता है, सिर्फ इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ ts पर ही हमें वैल्यू मिलती है, हमने देखा था। मतलब ये जो सिग्नल है इसको हम और क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स ts, जहाँ पर n हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने जो पिछली चीज़ें पढ़ी हैं वो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें अभी भी वैलिड हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा सैम्पल्ड आउटपुट है, जो ये हम yt लिख रहे हैं, ये हमारा yt क्या है, इट इज सैम्पल्ड आउटपुट। और ये जो हमने xt लिया है ये क्या हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। और ये जो pt हम ले रहे हैं ये क्या हमारी, इट इज इम्पल्स ट्रेन, इट इज पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन। ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, उसको मल्टीप्लाई करके इससे जो हमारे पास सिग्नल आया ये हमारा सिग्नल है सैम्पल्ड आउटपुट। ठीक है, तो अब अगर हमें इस आउटपुट का स्पेक्ट्रम देखना है तो अभी हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म जब पढ़ा तो हमने ये लिखा है यहाँ पर कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू सिग्नल x ऑफ t मल्टीप्लाइड विथ इम्पल्स ट्रेन p ऑफ t। तो अगर हमें y ऑफ ओमेगा का स्पेक्ट्रम देखना है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये y ऑफ ओमेगा कैसा दिखेगा, तो टेकिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, y ऑफ t के फूरियर ट्रांसफॉर्म को अगर y ऑफ j ओमेगा या उसको हम सिंपली अगर y ऑफ ओमेगा से लिखें तो याद कीजिए मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। अगर आप दो सिग्नल्स को टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं और इस ओवरऑल सिग्नल के लिए अगर आपको इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन देखना होता है, अगर इंडिविजुअली आपको इन दोनों के फ्रीक्वेंसी डोमेन्स पता है तो क्या होता है उनका ट्रांसफॉर्म, दोनों के इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डोमेन्स कन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पर हमें एक टर्म क्या लेना होता है 1/2π का। तो इसके लिए आप y ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/2π टाइम्स xt का ट्रांसफॉर्म लेट इट इज x ऑफ ओमेगा कन्वॉल्व विथ pt का ट्रांसफॉर्म p ऑफ कैपिटल P ऑफ ओमेगा। ठीक है, अब ये जो हम इम्पल्स ट्रेन ले रहे हैं इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म देखना है p ऑफ ओमेगा, और ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर आप लास्ट लेक्चर याद करें तो हमने लिखा था कि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए हम कैसे निकालते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। पीरियोडिक सिग्नल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होती है x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π टाइम्स समेशन k इज इक्वल्स टू -∞ टू इन्फिनिटी ak टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस k ओमेगा नॉट। मतलब अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक है तो ऑब्वियसली आप उसका फूरियर सीरीज कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो यह जो हम ak लिख रहे हैं ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फॉर दैट पीरियोडिक सिग्नल। तो अगर आपको फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स पता है तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करके आप उस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी को यूज करके अगर हम यहाँ देखें तो पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के लिए जब हमने फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स कैलकुलेट किए थे तो ak की वैल्यू हमें मिली थी कितनी, 1/t। अगर टी ड्यूरेशन पर आ रहे थे इम्पल्सेस, अगर यहाँ पर ts ड्यूरेशन पर आ रहे हैं तो ak की वैल्यू क्या होगी, ak की 1/ts फॉर ऑल k की हम कोई भी वैल्यू पुट करें हमारे जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स होंगे दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ k। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये वैल्यू हमें कैसी मिल रही थी, 2π और ak कांस्टेंट अगर हम उसको बाहर कर लें अपॉन ts समेशन k इज इक्वल्स टू -∞ टू इन्फिनिटी डेल ऑफ ओमेगा माइनस k। ओमेगा नॉट क्या है, जो पीरियोडिक सिग्नल है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम टाइम पीरियड ts लेकर चल रहे हैं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2π अपॉन ts, उसी फ्रीक्वेंसी को आपने क्या नाम दिया, ओमेगा s। कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी वो, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब इस इम्पल्स ट्रेन की फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम उसको क्या लिख लें, k ओमेगा s। तो ये हमारे पास इस p ऑफ t के लिए ट्रांसफॉर्म आया था, ऐसा आपने देखा था। वैल्यू क्या थी, 2π अपॉन ts p ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π अपॉन ts समेशन k इज इक्वल्स टू -∞ टू इन्फिनिटी डेल ऑफ ओमेगा माइनस k ओमेगा s। ये हमारे पास नोन है। ठीक है, तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो अब अगर आप देखें y ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू, तो y ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 1/2π x ऑफ ओमेगा कन्वॉल्व विथ, अभी हमने x ऑफ t के लिए स्पेक्ट्रम डिफाइन नहीं किया। ठीक है, इसलिए हम उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म को, क्योंकि अभी तक हमारा वो सिग्नल कुछ भी हो सकता है तो उस सिग्नल को हम कोई पर्टिकुलर केस लेकर नहीं चल सकते, इसलिए हमने x ऑफ t का ट्रांसफॉर्म सिर्फ x ऑफ ओमेगा शो किया। p ऑफ ओमेगा हमें पता है कि इम्पल्स ट्रेन का ट्रांसफॉर्म लेना है, तो इसकी वैल्यू अभी हमने देखी 2π अपॉन ts समेशन k इज इक्वल्स टू -∞ टू इन्फिनिटी
डेल ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। ठीक है, अब देखिए इसको हम और क्या लिख सकते थे, 2 पाई अपॉन टी एस को, यहाँ भी हम ओमेगा एस लिख सकते थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम ये 2 पाई और ये 2 पाई देखें कांस्टेंट है, इसको बाहर कर सकते हैं, तो 2 पाई और 2 पाई कैंसल्ड हो जाएंगे, वैल्यू क्या बचेगी 1 अपॉन टी एस। ठीक है, इस एक्स ऑफ ओमेगा को अगर हम समेशन में इंक्लूड कर लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, समेशन के इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा कन्वॉल्व्ड विथ डेल ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। क्यों कर सकते हैं हम ऐसा, कॉन्वोल्यूशन और समेशन दोनों ही लीनियर प्रोसेसेस हैं, तो आप दोनों में से किसी को भी पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको एक साथ अगर पहले कन्वोल्यूशन के टर्म्स में लिख लिया, तो अब हमारे पास ये जो y ऑफ ओमेगा है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सैंपल्ड आउटपुट y ऑफ t, इसके लिए हमारे पास यही दो लाइन में एक्सप्रेशन अब आ रहा है। y ऑफ ओमेगा की वैल्यू हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 अपॉन टी एस समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आप जानते हैं किसी भी सिग्नल को अगर हम इम्पल्स सिग्नल के साथ कन्वॉल्व करते हैं तो हमें सेम वही सिग्नल मिलता है, लेकिन अगर कोई शिफ्टिंग है तो वो शिफ्टिंग ऐड हो जाती है। तो अगर यहाँ पर होता x ऑफ ओमेगा कन्वॉल्व विथ ओनली डेल ऑफ ओमेगा, तो रिजल्ट क्या होता x ऑफ ओमेगा, लेकिन यहाँ पर अगर शिफ्टिंग है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, x ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया कि जो सैंपल्ड आउटपुट होगा उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, y ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी एस टाइम्स x ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। ये समेशन का क्या मतलब है, अगर हम इस रिजल्ट को अगर हम देखना चाहते हैं कि ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है, तो ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है, अगर आप k की वैल्यू 0 पुट करें, क्योंकि हमें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की सारी इंटीजर वैल्यूज लेनी है, अगर आप k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सिर्फ x ऑफ ओमेगा। और x ऑफ ओमेगा क्या है, जिस xt सिग्नल को हम सैंपल करने वाले हैं उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन है। ठीक है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, मतलब अगर k की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो आपको उसी सिग्नल का क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन फूरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा। अगर आप k इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस, मतलब जो xt का ट्रांसफॉर्म था अब वो शिफ्टेड होगा कितने से, अगर k की वैल्यू 1 है, ओमेगा माइनस ओमेगा एस, मतलब अब वो चीज़ ओमेगा एस से शिफ्टेड होगी। तो आप अगर इस एक्सप्रेशन को एनालाइज करेंगे तो आप कहेंगे कि ये चीज़ क्या है, पीरियोडिक रिपीटिशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ ओमेगा आफ्टर एवरी ओमेगा एस इंटरवल इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्या है, x ऑफ ओमेगा ही आपको बार बार मिलता रहेगा, कितने कितने इंटरवल पर, हर ओमेगा एस फ्रीक्वेंसी के इंटरवल्स पर आपको ये चीज़ मिलती रहेगी। तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे और इसी एक्सप्रेशन से हमने ये जो कंडीशन लिखी है आप डायरेक्टली इसको प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कैसे प्रूव हो रही है। इसके पहले अभी जो हम ये सिग्नल कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग भी किस सिग्नल के लिए हम कर रहे हैं, फॉर लो पास सिग्नल्स। अब ये लो पास सिग्नल्स क्या होते हैं, ऐसे सिग्नल्स जिनका मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 0 हो, जो सिग्नल्स 0 पर सेंटर्ड आपको दिख रहे हैं, ऐसे सिग्नल्स को आप क्या बोलते हैं, लो पास सिग्नल्स और बैंड लिमिटेड सिग्नल्स। ठीक है, तो लो पास सिग्नल्स के लिए हम ये सैम्पलिंग थ्योरम कर रहे हैं, मतलब हमारा जो x ऑफ t है उसके लिए जो फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा आएगा वो x ऑफ ओमेगा कैसा होगा, लो पास सिग्नल अगर है और उसके लिए अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम किसी एक पॉइंट तक जाएगी, ऐसे ही नेगेटिव साइड में भी वो आपको वैल्यू मिलेगी। मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पर अगर आपका स्पेक्ट्रम सेंटर्ड है किसी सिग्नल x ऑफ t के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का, तो आप कहेंगे कि वो जो सिग्नल है हमारा वो कैसा सिग्नल है, लो पास सिग्नल है। और ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है हमने क्या डिफाइन कर रखा है कि जिस सिग्नल की हम सैम्पलिंग करने वाले हैं उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितनी है, वैल्यू ओमेगा एम। मतलब ये जो स्पेक्ट्रम हमारा फैला हुआ है ये कहाँ तक होगा, हमारा स्पेक्ट्रम ओमेगा एम तक होगा। इस साइड भी कैसा होगा, ये माइनस ओमेगा एम तक होगा। हम शेप कैसा भी ले सकते थे, लेकिन वो शेप हमें कैसा दिखाना होता, ओरिजिन के दोनों तरफ वो चीज़ कैसी होनी चाहिए थी, इस वाई एक्सिस के अबाउट दोनों तरफ सेम चीज़ दिखनी चाहिए थी, सेम शेप, और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हमारी क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी। आप उस बीच में आप कैसा भी शेप लेकर कर सकते हैं। तो अब हमें ये पता चला कि जो हमारा आउटपुट स्पेक्ट्रम होगा ऑफ सैंपल्ड सिग्नल उस वाई ऑफ ओमेगा की वैल्यू ऐसी होगी। तो अब हम
टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन, दोनों डोमेन में हम अलग अलग सिग्नल्स बनाएंगे और देखेंगे कि हम सैम्पलिंग थ्योरम को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले, ये हमारा टाइम डोमेन है और हम यहां पर फ्रीक्वेंसी डोमेन बना रहे हैं, ठीक है। सपोज हमने जिस सिग्नल को लिया है सैम्पलिंग करने के लिए, अगर वो सिग्नल है हमारा x ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, ऐसा ही शेप अगर हमने एज्यूम कर लिया, सपोज ये हमारा x ऑफ t कोई सिग्नल है जिसकी हमें सैम्पलिंग करनी है। इस x ऑफ t के लिए जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंट करेगा। सपोज इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, अगर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कुछ इस टाइप का अगर हमने एज्यूम कर लिया जैसे हमने वहाँ शो किया है अभी, अगर ये हमारा x ऑफ ओमेगा है, लो पास सिग्नल है इसीलिए हम उसको सेंटर्ड दिखा रहे हैं एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमने शो कर दिया प्लस एंड माइनस ये ओमेगा m तक ये हमारा स्टैंडर्ड है। कुछ मैग्नीट्यूड भी लेना पड़ेगा हमें ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पर, तो लेट इट इज 1, ठीक है। xt के लिए ये हमारा ट्रांसफॉर्म है x ऑफ ओमेगा, ठीक है। अब हम इस xt को सैम्पलिंग करने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एक इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर इम्पल्स ट्रेन को हम टाइम डोमेन में ड्रॉ कर लें, ये हमारे पास सपोज हमारी इम्पल्स ट्रेन है विथ रिस्पेक्ट टू t, जिसमें हर ts इंटरवल पर अगर हमारे पास इम्पल्सेस हैं, ये फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये इम्पल्सेस होंगे। इन सारे इम्पल्सेस के लिए वैल्यू अगर हम लिख दें 1, ये हमारा सिग्नल है pt जिसकी वैल्यू थी समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ t माइनस के ts। देयरफॉर ये इम्पल्सेस कहाँ कहाँ हैं? ts, 2ts, 3ts एंड सो ऑन। ये वैल्यू माइनस ts, माइनस 2ts, माइनस 3ts एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। उससे पहले अब जैसे हमने इस सिग्नल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म बनाकर इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम शो किया, वैसे ही इस सिग्नल का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें शो करना है फॉर हम अगर इसका स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन है उसके लिए जो हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो चीज़ भी कैसी है, देखिए इसमें भी अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें भी इम्पल्सेज ही हैं। कहाँ कहाँ पर इम्पल्सेज हैं? k 0 पुट कर देंगे तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पर इम्पल्स, 1 पुट करेंगे तो ओमेगा s पर इम्पल्स, फिर 2 ओमेगा s पर इम्पल्स, 3 ओमेगा s पर इम्पल्स, और सारे इम्पल्सेस की स्ट्रेंथ कितनी है? 2 पाई अपॉन ts। तो जैसे फूरियर सीरीज कोफिशिएंट पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन का पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन ही होता है, ऐसे ही फूरियर ट्रांसफॉर्म भी पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन का क्या होता है? पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन ही होता है। तो अगर हम उसके लिए स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ कर लें, सपोज ये अब हमारा स्पेक्ट्रम है फॉर पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन, जिसको हम p ऑफ ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओमेगा के रिस्पेक्ट में इसको हमने नाम दिया p ऑफ ओमेगा। यहां भी कहां कहां पर इम्पल्सेस हैं? एक इम्पल्स है ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पर, एक इम्पल्स है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा s पर, फिर नेक्स्ट इम्पल्स कहां है? ओमेगा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा s, एक यहां इम्पल्स है ट्वाइस ऑफ ओमेगा s, एंड सिमिलरली ये हमारा अप टू इन्फिनिटी ऐसे इम्पल्सेस हैं। ऐसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर देखेंगे तो आपको एक इम्पल्स ये यहाँ दिख रहा है एट माइनस ओमेगा s, दूसरे इम्पल्स की वैल्यू आपको फिर से यहाँ कहीं पर माइनस 2 ओमेगा s, और इन सारे इम्पल्सेस के लिए जो स्ट्रेंथ देखिए ऊपर नीचे दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ मुझे ठीक से क्लियर नहीं हो रही चीज़ें, लेकिन ये सभी जो स्ट्रेंथ है इन सब की वो सेम है, और वो वैल्यू किसके बराबर अभी हमने देख ली है? 2 पाई अपॉन ts के बराबर है। ऐसे ये इम्पल्स कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये जो पॉइंट है हमारा, ये कौन सा पॉइंट है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 का पॉइंट है। अब अगर आपने इन दोनों सिग्नल्स को टाइम में मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट सिग्नल बन रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन t के रिस्पेक्ट में, ये हमारा सैंपल्ड आउटपुट हमने जिसको नाम दिया yt, दैट इज xt टाइम्स pt। तो आपने ये देखा था कि अगर हम इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करेंगे,
जहाँ ये इम्पल्सेस हैं वहाँ इनकी वैल्यूज़ कितनी हैं, 1 है। तो जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, जितनी वैल्यू इस सिग्नल की रही होगी उतनी ही वैल्यू हमें मिलेगी। लेकिन वैल्यूज़ मिलेंगी कहाँ कहाँ पर, सिर्फ जहाँ जहाँ पर ये इम्पल्सेस आ रहे हैं बस वहीं वहीं वैल्यू मिलेगी, मतलब TTS, TS, 2TS, 3TS एंड सो ऑन। तो अगर हम देखें तो हमें इन्हीं जगहों पर वैल्यूज़ मिलेंगी, और वो वैल्यूज़ कैसी होंगी, एक ये 4TS पर वैल्यू ली हमने, फिर एक ये वैल्यू हमने -3TS पर ले ली, नेक्स्ट वैल्यू हम -2TS पर ले रहे हैं, -TS पर कुछ वैल्यू ले रहे हैं हम। ठीक है, अब ये शेप आप समझ लेना कि शेप वाइज वो ये xt के जैसा दिखेगा, लेकिन वैल्यूज़ कहाँ कहाँ होंगी, जहाँ जहाँ पर हमारे इम्पल्सेस आ रहे हैं, मतलब TS, 2TS एंड सो ऑन। ये इस टाइप का हमारा कुछ ये शेप दिख रहा है। ठीक है, ये हमने जो ड्रॉ किया है ये हमारे सैंपल्स की वैल्यूज़ TS, 2TS, 3TS एंड सो ऑन, यहाँ भी -TS, -2TS इन इंस्टेंट्स पर हमें वैल्यूज़ दिख रही हैं। ठीक है, ये तो हमारा टाइम डोमेन है, इससे हमें यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अब अगर हम टाइम डोमेन के बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन देखें तो अभी हमने लिखा कि जो हमारा y ऑफ ओमेगा आने वाला है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ सैंपल्ड सिग्नल, उसके लिए देखिए आपने वैल्यू लिखी थी y ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/TS टाइम समेशन k इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल x ऑफ, जिस सिग्नल के लिए आप कर रहे हैं, x ऑफ ओमेगा माइनस k ओमेगा s। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर k की वैल्यूज पुट करना शुरू करें फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, तो अब हम इसके लिए स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, अपना फाइनल स्पेक्ट्रम। ये ओमेगा के रिस्पेक्ट में हम बना रहे हैं y ऑफ ओमेगा। ठीक है, जिसके लिए वैल्यू हमने यहाँ लिख ली है कि y ऑफ ओमेगा क्या है, 1/TS टाइम दिस वैल्यू। ठीक है, तो x ऑफ, अगर हमने k इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, x ऑफ ओमेगा, मतलब k इज इक्वल्स टू 0 पर हमें एज इट इज ये सिग्नल बनाना है x ऑफ ओमेगा। तो x ऑफ ओमेगा कैसा है, देखिए ये हमारा हमने ड्रॉ किया x ऑफ ओमेगा, जो कहाँ से कहाँ तक है, -ओमेगा m से +ओमेगा m तक। इसकी वैल्यू कितनी होनी थी, 1, लेकिन हमें क्या करना है, 1/TS से मल्टीप्लाई करना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है 1 इज इक्वल्स टू 1/TS टाइम्स, ये इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से आ रहा है, -1 अगर हम पुट करते, -2 पुट करते तो x ऑफ ओमेगा प्लस 2 ओमेगा s प्लस x ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा s, k की वैल्यू 0 पुट करते तो x ऑफ ओमेगा, +1 पुट करते तो x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा s प्लस x ऑफ ओमेगा -2 ओमेगा s अप टू इन्फिनिटी। हमें ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को ड्रॉ कर रहे हैं जो सिर्फ x ऑफ ओमेगा है। x ऑफ ओमेगा है तो ये चीज़ हमें ड्रॉ करनी थी, वैल्यू 1 होती, लेकिन यहाँ बाहर किससे मल्टीप्लाइड है, 1/TS से। तो हमने ये स्पेक्ट्रम बनाया और इसके लिए यहाँ पर वैल्यू हमने कितनी लिख दी, 1/TS। अब ये तो x ऑफ ओमेगा हो गया, x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा s का क्या मतलब है, यही x ऑफ ओमेगा माइनस साइन का मतलब हमें इसको किधर शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड। कितने से शिफ्ट करना है, ओमेगा s पर। तो जो हमारा स्पेक्ट्रम सेंटर्ड था 0 पर, अगर हम इसको ओमेगा s से शिफ्ट कर देंगे तो अब ये स्पेक्ट्रम कहाँ पर होगा, ओमेगा s पर सेंटर्ड होगा। तो देखिए ये पॉइंट है हमारा अगर ओमेगा s, तो जैसा ये स्पेक्ट्रम x ऑफ ओमेगा का था ऐसी ही चीज़ हमें मिलेगी ओमेगा s पर सेंटर्ड। ठीक है, ये ओमेगा s वैल्यू है अगर सपोज कहीं यहाँ। तो देखिए अब अगर हम देखें ये जो विड्थ है, जो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी बात कर रहे हैं ओमेगा m, ये 0 से कितना ज़्यादा या कितना कम है, ओमेगा m। तो ऐसे ही अगर ये स्पेक्ट्रम 0 से उठाकर हमने इसको शिफ्ट कर दिया ओमेगा s पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है हमारी फ्रीक्वेंसी की, ये ओमेगा s है। तो अब ये पॉइंट क्या होगी वैल्यू, ओमेगा s प्लस ओमेगा m, और ये पॉइंट क्या होगी वैल्यू, ओमेगा s माइनस ओमेगा m। ठीक है, ये हमने किसको ड्रॉ कर लिया, इसको ड्रॉ कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही अगर आप इसको ड्रॉ करें, मतलब ये हमारी क्या चीज़ है, इसके लिए भी वैल्यू हमने लिख दिया यहीं पर 1/TS। ये अब उसको अलग से नहीं लिख रहे हैं,
x ऑफ ओमेगा माइनस 2 ओमेगा एस का मतलब यही x ऑफ ओमेगा का स्पेक्ट्रम अब कितने से सेंटर्ड है, अब ये सेंटर्ड है कहाँ पर, 2 ओमेगा एस पर। तो ऐसा ही स्पेक्ट्रम आप बनाएंगे, अगर ये 2 ओमेगा एस का पॉइंट है तो 2 ओमेगा एस से, अगर ये पॉइंट हमने कहा ये 2 ओमेगा एस है, तो ये पॉइंट 2 ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम और ये पॉइंट 2 ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम। ऐसे ही ये स्पेक्ट्रम आपको कैसा दिखेगा, जैसे ये एक्स ऑफ ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा ही है, ऐसे ही एक्स ऑफ ओमेगा कहाँ तक दिखेंगे आपको, प्लस इन्फिनिटी तक दिखेंगे ओमेगा की वैल्यूज। और अगर हम इनको ड्रॉ करते एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा एस का क्या मतलब है, इस एक्स ऑफ ओमेगा को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते तो हमारा जो स्पेक्ट्रम 0 पर सेंटर्ड था वो सेंटर्ड हो जाता माइनस ओमेगा एस पर। तो अगर ये माइनस ओमेगा एस का पॉइंट है तो अब यहाँ से आपको इस टाइप की कोई, ये स्पेक्ट्रम आपको इस टाइप का दिखेगा। अगर ये पॉइंट माइनस ओमेगा एस है तो ये पॉइंट माइनस ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम और ये पॉइंट माइनस ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम। ऐसे ही ये स्पेक्ट्रम सेंटर्ड होगा माइनस 2 ओमेगा एस पर भी। ये अगर पॉइंट माइनस 2 ओमेगा एस है तो माइनस 2 ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम एंड माइनस 2 ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा टी के रिस्पेक्ट में है, ये स्पेक्ट्रम हमारा ओमेगा के रिस्पेक्ट में। अब देखिए सैम्पलिंग थ्योरम प्रूव हो चुकी है। कैसे हो चुकी है, ये जो हमारे पास ओमेगा एम है इसकी जो विड्थ है ओरिजिन से दोनों तरफ, ये विड्थ कितनी है, ओमेगा एम। तो हमारे पास अगर हम यहाँ से देखिए, अगर हम इसको ऐसे समझ लें, ये ओमेगा के रिस्पेक्ट में जो हम y ऑफ ओमेगा बना रहे थे, ये एक पॉइंट है हमारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ कहीं पर हमारे पास एक पॉइंट है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा एस। मतलब ये जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग अवेलेबल है वो फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग कितनी अवेलेबल है, ओमेगा एस फ्रीक्वेंसी आपके पास अवेलेबल है। इस ओमेगा एस फ्रीक्वेंसी में क्या क्या आ जाना चाहिए, यहाँ से देखिए, एक ओमेगा जो एक्स ऑफ ओमेगा जो 0 पर सेंटर्ड है उसका एक हाफ आ जाना चाहिए, जिसको आप अपर साइड बैंड कहते हैं, ये हाफ आ जाना चाहिए। और एक जो दूसरा हमारा सिग्नल है जो ओमेगा एस पर सेंटर्ड है उसका एटलीस्ट क्या होना चाहिए, ये हाफ आ जाना चाहिए। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है आपकी, अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों सिग्नल्स एक दूसरे पर ओवरलैप ना करें तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, ये जो ओमेगा एस फ्रीक्वेंसी है 0 से लेकर यहाँ तक की जो स्पेसिंग है ओमेगा एस, ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए किससे, ये विड्थ प्लस ये विड्थ। ये विड्थ भी ओमेगा एम है और ये विड्थ भी ओमेगा एम है। मतलब ये जो हमारी ओमेगा एस की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि एक स्पेक्ट्रम दूसरे स्पेक्ट्रम के साथ ओवरलैप ना करे तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, ओमेगा एस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। अगर हम यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहे हैं मतलब हमें ये पता चल गया ये जो विड्थ है ये भी ओमेगा एम है और ये भी ओमेगा एम है। तो टोटल ओमेगा एम प्लस ओमेगा एम, सिर्फ इन दोनों की विड्थ कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। और ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एस। अगर यहाँ बीच में कुछ गैप दिख रहा है मतलब हम कहेंगे कि हमने जो ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है इस स्पेक्ट्रम के लिए जो हमारे ओमेगा एस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। ये जो हमने लिया है सपोज इसको हम केस 1 नाम दे देते हैं। हमने ये जो स्पेक्ट्रम बनाया है इस स्पेक्ट्रम के लिए क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है, ओमेगा एस इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। तभी आपको बीच में ये गार्ड बैंड या स्पेसिंग कहें ये आपको स्पेस मिल रहा है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ये हमारी विड्थ ओमेगा एम और ये भी विड्थ ओमेगा एम, तो 2 ओमेगा एम तो इतनी ही विड्थ हो गई। उसके बाद भी अगर आपको ये कुछ जगह बच रही है 0 से ओमेगा एस के बीच में, इसका मतलब है कि ओमेगा एस क्या है हमारा, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। अगर हम इसी वाई ऑफ ओमेगा को ड्रॉ करते और सपोज अब हम ड्रॉ कर रहे हैं इसी वाई ऑफ ओमेगा को और अगर आपको ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता, अगर यही पीरियोडिक रिपीटिशन आपको मिलता है एक्स ऑफ ओमेगा का, लेकिन अब अगर आप देखें तो हमने इन स्पेक्ट्रम्स के बीच में कोई गैप नहीं दिखाया है, ठीक है। तो अब ये क्या शो कर रहा है, ये विड्थ ओमेगा एम, ये विड्थ माइनस ओमेगा एम, और ये जो फ्रीक्वेंसी जहां पर दूसरा स्पेक्ट्रम सेंटर्ड होगा ये फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं, ये फ्रीक्वेंसी क्या हमारी, ओमेगा एस। और हम ये भी जानते हैं कि हम जिस पल्स को लेकर चले हैं उसकी दोनों तरफ विड्थ कितनी है, ओमेगा एम है। मतलब अगर ये पॉइंट ओमेगा एस है तो ये पॉइंट जो होना चाहिए था, ये पॉइंट क्या होना चाहिए था, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम होना चाहिए था। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर
ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम इज इक्वल्स टू ओमेगा एम, क्योंकि वो पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, ओमेगा एम दिख रहा है, क्योंकि ये हमारी विड्थ ओमेगा एम है, तो जीरो से ये जो पॉइंट बनेगा वो ओमेगा एम बनेगा। लेकिन अगर इससे हम कंपेयर करके देखें तो अगर ये सेंटर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस है तो जो विड्थ होगी वो इस तरफ इससे ओमेगा एम कम होगी, मतलब ये जो पॉइंट बनना चाहिए था उसकी वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। तो ये वैल्यूज इक्वेट करें अगर हम, तो ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम इज इक्वल्स टू ओमेगा एम, मतलब ये जो हम केस ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर ओमेगा एस की वैल्यू एग्जैक्टली किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम के बराबर है। ये हमारा केस 2। अगर हमारी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है अगर वो एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम के बराबर हो जाएगी तो आपको जो सैंपल्ड आउटपुट का स्पेक्ट्रम है वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, जिसमें दो स्पेक्ट्रम्स के बीच में कोई भी आपको गैप नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर गैप मिल रहा था तो गैप क्या शो कर रहा है कि ओमेगा एस इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। यहाँ पर गैप नहीं मिल रहा मतलब ओमेगा एस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम, क्योंकि हमारे पास अगर ओमेगा एस स्पेस था और उसमें हमें दो स्पेक्ट्रम, ये दो पार्ट्स अगर ओमेगा एम विड्थ के एडजस्ट करने थे और अगर वो एग्जैक्टली एडजस्ट हो पा रहे हैं, मतलब ये ओमेगा एम और ये भी ओमेगा एम, तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एस। आप सिंपली बस ये समझ लीजिए ये विड्थ भी हमारी ओमेगा एम है और ये विड्थ भी हम जानते हैं, दोनों तरफ ही हमारी जो विड्थ है स्पेक्ट्रम की वो सेंटर फ्रीक्वेंसी से ओमेगा एम है, तो ये विड्थ भी ओमेगा एम और ये विड्थ भी ओमेगा एम, तो ओमेगा एम प्लस ओमेगा एम दैट इज 2 ओमेगा एम, और ये फ्रीक्वेंसी भी हमारी उसी पॉइंट पर है, इसलिए ओमेगा एस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। यहाँ से अगर देखते तो ये विड्थ ओमेगा एम, ये विड्थ ओमेगा एम, तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम इज लेस देन ओमेगा एस, क्या ओमेगा एस इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। ये दो कंडीशंस हो गई। अब अगर हम बात कर रहे हैं इसकी कि हम रिकंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, तो ठीक है, हम तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर ऐसा स्पेक्ट्रम अगर हमें मिलता, अगर ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता तो हम क्या करते, जब रिसीवर एंड पर ये सिग्नल पहुँचता तो हम एक लो पास फिल्टर लेते, उस लो पास फिल्टर को यहाँ पर यूज़ करके जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर हम ओमेगा एम से अगर रख दें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, चलिए इसको हम देखते हैं बाद में। अभी तो ये हमारे पास सेकेंड केस आ गया ओमेगा एस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम के लिए। थर्ड केस अगर आप कंसिडर करें ओमेगा के रिस्पेक्ट में y ऑफ ओमेगा फॉर ओमेगा एस लेस देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सपोज ये हमारा x ऑफ ओमेगा था, ठीक है, मतलब ये विड्थ हम जो देख रहे हैं ये विड्थ हमारी कितनी है, ओमेगा एम है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा ओमेगा एम का पॉइंट है, तो ये जो हमारी विड्थ है ये ओमेगा एम विड्थ है इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर हमारा ओमेगा एस कैसा हो जो यहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये ओमेगा एस है, तो इससे भी सेंटर्ड हमारा सिग्नल होगा जो यहाँ पर सेंटर्ड होगा, दूसरा स्पेक्ट्रम हमें कैसा मिलेगा, ऐसा। फिर यहाँ पर अगर कहीं कोई तीसरा 2 ओमेगा एस का पॉइंट है तो आपको इस टाइप के स्पेक्ट्रम्स मिलेंगे उस कंडीशन में। सपोज ये जो पॉइंट है हमारा, ये कौन सा पॉइंट है, 2 ओमेगा एस। तो हम ये जो स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना चाह रहे हैं ये किस कंडीशन को लेकर ड्रॉ कर रहे हैं हम, इफ ओमेगा एस इज लेस देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम, ये विड्थ ओमेगा एम और फिर यहाँ से लेकर ये जो हमारा ओमेगा एस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हमारा सेंटर फ्रीक्वेंसी से लेफ्ट हैंड साइड में जितना एक्सपेंडेड है सिग्नल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये विड्थ भी कितनी है, ओमेगा एम। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ओमेगा एम और ओमेगा एम ट्वाइस ओमेगा एम, उससे हमारी ओमेगा एस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो ऐसा ही स्पेक्ट्रम हमें और किस तरफ मिलेगा, ऐसा ही स्पेक्ट्रम हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ इसी टाइप की वैल्यूज दिखेंगी, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आप अगर देखें ये जितने भी ट्रायंगुलर सिग्नल्स आपने लिए हैं दोनों तरफ इनका स्लोप इक्वल है। अगर आप देखें तो ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल है, तभी अगर ओमेगा एम से 0 तक में ये सिग्नल जितना इंक्रीज दिख रहा होता हुआ उतना ही 0 से ओमेगा एम तक में ये डिक्रीज भी हो रहा है। मतलब ये जितने भी सिग्नल्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ इन सब का स्लोप अगर हम देखें तो एक का स्लोप इंक्रीजिंग और दूसरी लाइन का स्लोप आपको कैसा दिख रहा है, डिक्रीजिंग है। और जब हम सिग्नल्स को ऐड कर रहे थे, जब हम इवन ऑड सिग्नल्स भी देखे थे हमने, या पहले भी आप देख चुके हैं कि जब ऐसे रैंप सिग्नल्स आते हैं, जब हम इस ड्यूरेशन की बात करें, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के इस बीच की ड्यूरेशन की बात करें या यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की ड्यूरेशन की बात करें, तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। इस रैंप का स्लोप डिक्रीजिंग और इस रैंप का स्लोप, इस रैंप का इंक्रीजिंग। तो आपको अगर आप देखेंगे
तो ओवरऑल आपको क्या दिखेगा, इतने ड्यूरेशन में। अब ये सिग्नल आपको कैसा मिलेगा, एक रैंप का स्लोप डिक्रीजिंग और दूसरे रैंप का स्लोप इंक्रीजिंग, तो इस ड्यूरेशन में आपको सिग्नल मिलेगा कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ भी वही कंडीशन होगी, ये चीज़ आपको कैसी दिखेगी, आपको इस टाइप का सिग्नल दिखेगा। ठीक है, हम राइट हैंड साइड में बना लेते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर भी जो स्पेक्ट्रम होगा वो ओवरलैप जहाँ से जहाँ तक करेगा उस बीच की इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको स्लोप जो है वो कांस्टेंट मिलेगा। सिग्नल अगर कांस्टेंट होता तो उसको हम ट्रांसमिट ही क्यों करते, अगर उस सिग्नल में उसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता होती कि सिग्नल कांस्टेंट होने वाला है तो आप कभी उसको ट्रांसमिट नहीं करते। इन्फॉर्मेशन किस सिग्नल में होती है, जिसमें हाईली जो अनसर्टेनिटी कैरी करता है, जिसके बारे में हम पहले से बता नहीं सकते। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है, हमें दिख रहा है कि जहाँ से जहाँ तक ओवरलैपिंग हो रही थी उस ड्यूरेशन का सिग्नल क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो आपको ये स्पेक्ट्रम, इस टाइप का स्पेक्ट्रम मिलेगा फॉर ओमेगा एस लेस देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। डायग्राम शायद क्लियर होगा आपको, अगर नहीं है तो एक बार इसको खुद से आप ड्रॉ कीजिए और फिर आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इस टाइप का हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये तीनों केसेस आ गए। ये कौन सा केस है, इट इज़ केस 3 व्हेन ओमेगा एस इज लेस देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। तो देखिए, अब अगर हमें सिग्नल को रिकवर करना है, अगर हमें सिग्नल को रिकवर करना है तो हम क्या करें, अगर रिसीवर एंड पर अगर हम चाहते हैं कि हम एक लो पास फिल्टर यूज़ करें और जो हमारा स्पेक्ट्रम आया है एक्स ऑफ ओमेगा का, हम उसको अगर रिकवर कर लेंगे, एक्स ऑफ ओमेगा अगर हमें पता चल गया तो इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेकर हम एक्स ऑफ टी फाइंड कर लेंगे। लेकिन कब फाइंड कर सकते थे, जैसे यहाँ पर अगर बीच में कुछ गैप है, क्योंकि आप जानते हैं जो प्रैक्टिकल फिल्टर्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं। अगर आप लो पास फिल्टर लेंगे तो अगर आपने उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए आइडियल फिल्टर के लिए आप ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं लो पास की, ये आइडियल फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर आपने कहा कि ये हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ओमेगा के रिस्पेक्ट में, अगर आप एच ऑफ एफ की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ एफ, तो ये माइनस एफ सी, ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप चाहते हैं कि हमारा फिल्टर ऐसा हो जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइड तक एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स तक को ही पास करे, इसको हम बोलते हैं पास बैंड। ये जो हमारा बैंड है ये कौन सा बैंड है, पास बैंड, और इसके बाद ये कौन सा बैंड है, स्टॉप बैंड। लेकिन ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कभी भी ऐसा आइडियल फिल्टर डिज़ाइन नहीं होता जो एग्जैक्टली यहीं से शुरू हो जाए, फिल्टर को पास करना शुरू कर दे और जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी आई वैसे ही सिग्नल्स को ब्लॉक करना शुरू कर दे। ऐसा फिल्टर आप प्रैक्टिकली डिज़ाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका भी रीज़न देखते हैं। तो मतलब जो प्रैक्टिकल फिल्टर्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से पास करना शुरू करें तो कुछ इस टाइप की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि यहाँ से करेगा ये धीरे धीरे, यहाँ से अगर इसको जस्ट ब्लॉक कर देना चाहिए तो यहाँ से मैग्नीट्यूड डिक्रीज होना शुरू होता है, और इसी पॉइंट को जहाँ पर ये वैल्यू 0.707 रह जाती है उसको क्या बोलते हैं आप, चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें अभी हम डिस्कस डिटेल में नहीं कर रहे। तो ये जो आपको, अगर आप देखें, अगर आप एक लो पास फिल्टर यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। और अगर आपके दो स्पेक्ट्रम्स के बीच में कुछ गैप है अवेलेबल, तो आप लो पास फिल्टर यूज़ करके आप रिसीवर एंड पर क्या कर सकते हैं, अपने सिग्नल को वापस रिकवर कर सकते हैं। इसलिए अगर ओमेगा एस ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम है, तो जो हमारा ये स्पेक्ट्रम था स्टेटमेंट कि रिकवर कर सकते हैं हम अपने सिग्नल को, वो हम देख रहे हैं कि वो हमारा जो स्टेटमेंट है वो अभी वैलिड है। अगर हम इस कंडीशन को देखें, ओमेगा एस इज लेस देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम, तो हम तो यहाँ डायरेक्टली क्या देख रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन थी जहाँ से जहाँ तक सिग्नल ओवरलैप हुआ था कि ओमेगा एस अगर छोटा था ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम से, उस बीच की इन्फॉर्मेशन ही लॉस्ट हो गई है। देखिए कम्युनिकेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉइज़, ठीक है, नॉइज़ का मतलब होता है अनवांटेड वोल्टेज और करंट। तो नॉइज़ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नॉइज़ का मतलब अनवांटेड वोल्टेज और करंट का ये मतलब है कि सपोज ये आपका कोई सिग्नल था, तो इसमें क्या हो गया, कुछ अनवांटेड वोल्टेज यहाँ पर आकर के ऐड हो गया, मतलब इस टाइप की चीज़ें ऐड हो गई हैं। लेकिन ये जो सिग्नल था वो सिग्नल अभी भी प्रेजेंट है अपने एक्चुअल शेप में। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करके नॉइज़ को आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। नॉइज़ को अगर आप हटा देंगे तो सिग्नल ऑलरेडी अभी भी प्रेजेंट है, उसको हम वापस रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ होती है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का क्या मतलब है, अगर आपने ऐसा साइनोसॉइडल कोई सिग्नल ट्रांसमिट किया और अगर वो रिसीवर एंड पर कैसा पहुँचा,
अगर उसका शेप ही चेंज हो गया, ठीक है, इस सिग्नल को हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड सिग्नल, जिसका शेप चेंज हो जाए। तो डिस्टॉर्शन अगर सिग्नल में आ गया, उस सिग्नल को आप रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन अगर सिग्नल में नॉइज आ गया तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिग्नल में डिस्टॉर्शन हो रहा है, क्योंकि जो सिग्नल का एक्चुअल शेप था अब वैसा स्पेक्ट्रम आपको मिल ही नहीं रहा। तो इसलिए इस सिग्नल को आप अगर लो पास फिल्टर लगाएंगे भी तो ये जो इस बीच में इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन क्या हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है। तो इसलिए आप उसको वापस रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये जो सेकंड केस था ये थियोरेटिकल केस है। क्यों है ऐसा थियोरेटिकल केस? क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर हमें इस सिग्नल से अगर अपने एक्चुअल सिग्नल को रिकवर करना होता तो हमें यहाँ पर कैसा लो पास फिल्टर चाहिए, एक ऐसा लो पास फिल्टर चाहिए जिसका जो स्टॉप बैंड हो वो क्या हो, बिल्कुल जिसमें शार्प कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो, जैसे एजेज जिसको आप बोलते हैं कि यहाँ से एग्जैक्टली वो इसको क्या करें, बस यहाँ से लेना जैसे ही शुरू किया और जैसे ही ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी है वैसे ही वो क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। लेकिन ऐसा शार्प कट ऑफ का फिल्टर डिज़ाइन आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। चलिए इसको भी क्यों नहीं कर सकते हम बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जैसे आपने एक गेट सिग्नल लिया था, ठीक है, अगर कोई सिग्नल टाइम में गेट था इस टाइप का, अगर रेक्टेंगुलर सिग्नल था जिसकी वैल्यू -τ/2 से τ/2 थी विद रिस्पेक्ट टू टी, वैल्यू a, इसके लिए आपने क्या लिखा था ट्रांसफॉर्म, a टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा τ/2। ये सैम्पलिंग फंक्शन है। और सैम्पलिंग फंक्शन कैसा होता है इसको भी हमने ड्रॉ किया था। सैम्पलिंग फंक्शन ये इस टाइप का हमारा फंक्शन होता है, ठीक है, ये सैम्पलिंग फंक्शन है। अगर आप इस सैम्पलिंग फंक्शन को देखें तो ये सैम्पलिंग फंक्शन कैसा फंक्शन है, नॉन कॉजल फंक्शन, क्योंकि ये क्या दिख रहा है हमें, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सटेंडेड है। तो जो भी नॉन कॉजल सिस्टम्स होते हैं दैट आर नॉट प्रैक्टिकली रियलाइजेबल, बहुत हाई कंडीशन हम यूज़ करके बहुत हद तक हम कर सकते हैं लेकिन कभी भी 100% नहीं कर सकते। तो अगर ये फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है, आप ड्यूअलिटी अगर यूज़ करेंगे तो अगर कोई चीज़ टाइम में सैम्पलिंग होगी उसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। मतलब अगर आपको फिल्टर ऐसा रेक्टेंगुलर फ्रीक्वेंसी डोमेन में चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो वो सिग्नल टाइम में कैसा आएगा, ऐसा सैंपल सिग्नल आएगा। और ये सिग्नल अगर आप प्रैक्टिकली रियलाइज करना चाहते हैं तो नेगेटिव टाइम के लिए क्या कोई सिग्नल एग्जिस्ट करता है? जब आपने इनपुट नहीं दिया उससे पहले कोई प्रैक्टिकली आउटपुट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो इसलिए ये जो हम लिख रहे हैं इज इक्वल्स टू के लिए भी हम रिकवर कर सकते हैं, ये सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक्चुअल क्या है, आप सिग्नल को रिकवर कब कर पाएंगे, जब हमारे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। मतलब दो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स के बीच में अगर कुछ गैप आ रहा है, उस गैप को यूज करके ही आप लो पास फिल्टर लगाकर अपना स्पेक्ट्रम रिकवर कर सकते हैं। सॉरी। तो ये जो थर्ड केस हमने बनाया, ये जो इफेक्ट है जब हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ वन स्पेक्ट्रम गेट्स ओवरलैप्ड विद द लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ अदर स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग की वजह से इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो रही है, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एलाइजिंग इफेक्ट। तो एलाइजिंग इफेक्ट कब आता है, जब ओमेगा एस की वैल्यू या एफ एस की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एफ एम से कम है। हम जिस इम्पल्स ट्रेन को यूज़ कर रहे हैं सैम्पलिंग करने के लिए, अगर उस इम्पल्स ट्रेन की फ्रीक्वेंसी जिस सिग्नल की सैम्पलिंग कर रहे हैं उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस से कम है, दुगुने से कम है, तो उस कंडीशन में कौन सा इफेक्ट आएगा, एलाइजिंग इफेक्ट। यहाँ जो ये इफेक्ट आ रहा है इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एलाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। जैसे आप एग्जाम में अगर जाएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो इसमें आपको कुछ थ्योरी लिखनी पड़ेगी, लेकिन आपको एक्चुअली करना क्या है, बस ऐसे आप टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये आप डायग्राम्स बनाइए और एक्सप्रेशन अगर आपने लिख दिया है तो इतना डायग्राम भी आपके प्रूफ के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, फिर एलाइजिंग इफेक्ट अगर पूछा जाता है तो वो आप समझ रहे हैं कि एलाइजिंग इफेक्ट क्या है, व्हेन ओमेगा एस इज लेस देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम, then the higher frequency components of one spectrum gets overlapped with the lower frequency components of other spectrum and the information is lost. This effect is known as aliasing effect. तो अब यहाँ तक अभी तक हमने जो देखा है ये हमने सैम्पलिंग थ्योरम का प्रूफ देखा फॉर लो पास सिग्नल इन द केस ऑफ इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, दैट इज ऐसे ट्रेन को, पीरियोडिक ट्रेन को जिसमें इम्पल्सेस थे। अब हम इन पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम बैंड पास सैम्पलिंग की बात करेंगे। तो सैम्पलिंग में अभी तक हमने ये देख लिया कि जो हमारा सैम्पल्ड आउटपुट होगा वो जिस सिग्नल की हमने सैम्पलिंग की है उसी सिग्नल के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का पीरियोडिक रिपीटिशन होगा। ठीक है, और हमने जो फ्रीक्वेंसीज डिफाइन की, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट, ये हमने डिफाइन किया।
अगर नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट पूछ रहे हैं तो fs इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्या लेना है हमें, ट्वाइस ऑफ fm। अगर हर्ट्ज में पूछा गया है तो रेडियंस पर सेकेंड में पूछा गया तो ओमेगा एस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम लेना है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम नहीं है, अगर सपोज कहीं पर हम कह रहे हैं कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, इफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs इज 3 टाइम्स ऑफ fm, तो इसका क्या मतलब हुआ, जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है बाई fm, उतने ही नंबर ऑफ सैंपल्स हम जिस सिग्नल xt की सैम्पलिंग कर रहे हैं उसके एक पीरियड में एक्वायर करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, देन 3 सैंपल्स ऑफ xt are taken in one sampling interval। मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको दिख रही है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, इसका यही मतलब है कि पीरियोडिक सिग्नल, अगर हमारा xt हम जो पीरियोडिक सिग्नल एज्यूम करके चल रहे हैं तो उस सिग्नल के कितने सैंपल्स आएंगे, उतने ही नंबर ऑफ सैंपल्स आएंगे एक पीरियड के। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि ये हमारा कोई xt है जिसको हमें सैंपल करना है, ठीक है, ये इधर भी होगा, हो सकता है हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने देखा कि सपोज ये t के रिस्पेक्ट में जो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं इसके लिए टाइम पीरियड कितना है, यहां से लेकर यहां तक ये इसका एक टोटल टाइम पीरियड है, ठीक है। तो अगर ये xt हो और अगर ये pt हो, अगर इस pt में अगर हम इस pt की फ्रीक्वेंसी कितनी रखें, जितने टाइम पीरियड इसका है, अगर इसका 1/4 टाइम पीरियड इसका हो जाए, इसका मतलब इसमें इम्पल्सेस, अगर सपोज एक यहाँ इम्पल्स हमने लिया तो अगर इसके जहाँ पर ये अपना हाफ टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहा है, इतनी देर में ये एक टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहा है, इतनी देर में कितने सैंपल्स आ जाने चाहिए, 4 सैंपल्स आ जाने चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4। अगर आप ऐसी किसी इम्पल्स ट्रेन से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखिए आपको एक टाइम पीरियड में कितने सैंपल्स मिलेंगे उसके, एक यहाँ सैंपल मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। मतलब आपको एक xt के एक कंप्लीट पीरियड के ड्यूरेशन में टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने मिलेंगे, 4। तो एक तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है उतने ही सैंपल्स आपको एक टाइम पीरियड में x ऑफ t के मिलेंगे। दूसरी चीज, अगर आप एक सैंपल्ड सिग्नल का एक पीरियड देखना चाहते हैं तो अगर हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इंटीजर मल्टीपल नहीं है, ठीक है, सपोज f ऑफ s, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई गिवन होता कि जो सिग्नल हम ले रहे हैं, अगर हम एक क्वेश्चन ले लें सपोज इस टाइप का कि इफ xt इज अ साइनोसॉइडल सिग्नल of 200 hertz and it is sampled at a rate of 480 हर्ट्ज। हमारे पास एक सिग्नल है x ऑफ t जिसके लिए जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 200 हर्ट्ज, और हम जिस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को ले रहे हैं, जिस पीरियड इम्पल्स ट्रेन को, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 480 हर्ट्ज है, ठीक है। तो पूछा गया है देन द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ x ऑफ t required to get one sampled period। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब यहां पर अगर आप देखें fs अपॉन fm की वैल्यू, तो fs इज 480 अपॉन fm इज 200, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2.4। तो अब ये इंटीजर मल्टीपल नहीं है, तो हमें एक पीरियड में ये, लेकिन हमें पता चल रहा है कि अगर fs अपॉन fm की वैल्यू 2.4 है, इसका मतलब xt के एक पीरियड में कितने सैंपल्स लिए जाएंगे,
2.4 सैंपल्स लिए जाएंगे। तो एक कंप्लीट अगर हमें सैंपल्ड सिग्नल के लिए देखना है कि कितने हमारे xt के पीरियड्स लेने ज़रूरी हैं, तो वो तब बनेगा जब टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स की वैल्यू क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। इन वन पीरियड हमारे xt के एक पीरियड के लिए नंबर ऑफ सैंपल्स क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स इज इक्वल्स टू 2.4। आप इसको तब तक मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक आपको ये वैल्यू मल्टीप्लाई होकर के कोई इंटीजर वैल्यू नहीं दे देती। जैसे अगर 2 पीरियड के लिए देखते तो ये वैल्यू कितनी होती, 4.8। ऐसे ही अगर आप करते करते अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 टाइम पीरियड जब xt के 5 पीरियड्स आ जाएंगे तो उस टाइम में टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आपको क्या दिखेंगे, 2.4 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 11, दैट इज 12। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्या हो रही है, इंटीजर बन रही है। तो इसका मतलब हमें अगर हम देखें कि सैंपल्ड सिग्नल का एक हमारा पीरियड कितने xt के कितने पीरियड से मिलकर के बनेगा, तो कितने पीरियड्स में हमें सैम्पलिंग करते रहना पड़ेगा, जब तक टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स की वैल्यू क्या हो जाए, एक इंटीजर वैल्यू नहीं मिल जाए। मतलब आपको टोटल 5 पीरियड्स तक वेट करना पड़ेगा और सारे सैंपल्स को हमें कलेक्ट करते रहना पड़ेगा, और जब वो वैल्यू इंटीजर बन जाएगी तब हम उस सैंपल्स की वैल्यूज़ को, उन सैंपल्स को हम ट्रांसमिट करेंगे। इसके साथ एक और चीज़, जैसे मान लीजिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता कि a signal is sampled at 4 times Nyquist rate, 4 times the Nyquist rate for 1 second, and a total of 800 samples are required. Find FM and FS। देखिए बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए हैं। अगर ये क्वेश्चन आएंगे भी तो 1 मार्क्स में आ भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ सकते, आ भी सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है कि जो सिग्नल है उसको हम किस रेट से सैंपल्ड कर रहे हैं, 4 टाइम्स द नाइक्विस्ट रेट। हम जानते हैं कि नाइक्विस्ट रेट जो होती है वैल्यू, नाइक्विस्ट रेट, ये नाइक्विस्ट रेट क्या होती है, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ FM। ठीक है, तो यहां पर आपको बताया गया है कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, 4 टाइम्स द नाइक्विस्ट रेट। मतलब जो FS है हमारी, अब वो किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ नाइक्विस्ट रेट दैट इज इक्वल्स टू 8 FM के बराबर है। ठीक है, ये क्या है हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। और अब यहां पर क्या वर्ड यूज किया है, सैम्पलिंग की हमने सिग्नल्स को, और फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए सैम्पलिंग किया है, और टोटल नंबर ऑफ 800 सैंपल्स आर रिक्वायर्ड। हमने शुरू में ही सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन किया था, फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन किया था, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर सेकंड, और उसी से रिलेट करके सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन किया था, नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ सैंपल्स हम लेते हैं वही चीज हमारी क्या कहलाती है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहां जब स्पेसिफाई कर दिया है उसने कि 1 सेकंड के लिए हमने सैंपल्स लिए और टोटल कितने सैंपल्स मिले हैं, अगर हमें 800 सैंपल्स, मतलब एक चीज इनमें से आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। वो चीज क्या गिवन है आपको, फ्रॉम क्वेश्चन FS इज इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज। जैसे ही 1 सेकंड के लिए सैंपलिंग किया और टोटल कितने सैंपल्स मिले, 800 सैंपल्स मिले। मतलब एक चीज तो यहीं से क्लियर थी कि FS की वैल्यू कितनी है, 800 हर्ट्ज है। और FS और FM के बीच में रिलेशन बताने के लिए ये स्टेटमेंट दिया था। तो अब 8 FM की वैल्यू किसके बराबर है, FS that is equals to 8 FM and it is equals to 800 hertz, therefore FM is what, 100 hertz। तो ये हमने FM और FS की वैल्यूज फाइंड कर ली। ठीक है, अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन होता जो अभी हम बात कर रहे थे उस पे, कि if let the signal xt is equals to cos of 2 pi f naught t is sampled at thrice of 3 times its maximum frequency for 6 periods. Total number of samples is equals to what?
एक कोई सिग्नल है cos ऑफ 2 पाई एफ नॉट टी, इसको हमने सैंपल किया है किस रेट से, 3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ये cos एफ नॉट टी है, फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है कितनी, एफ नॉट, उसके 3 टाइम्स हमने क्या किया इसका, हमने इसकी सैम्पलिंग की। मतलब क्या दिख रहा है आपको, यहाँ जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है आपको गिवन है कि जो fs है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ fm, ये आपको बता दिया गया। तो ये अगर आपको पता रहता है कि fs कितने टाइम्स है fm के, तो इसका क्या मतलब है कि xt के एक पीरियड में, इन 1 पीरियड हम कितने सैंपल्स लेंगे, कितने नंबर ऑफ सैंपल्स आएंगे, जितने टाइम्स ये इंटीजर मल्टीपल हो रहा है। मतलब अगर ये इंटीजर नहीं भी होता तो भी इतने ही सैंपल्स आते। तो ये वैल्यू कितनी है, कितने सैंपल्स हम ले रहे हैं 1 पीरियड में, 3 सैंपल्स ले रहे हैं। और कितने सैंपल्स कितने पीरियड्स तक के लिए कर रहे हैं हम सैम्पलिंग, फॉर 6 पीरियड्स। तो एक पीरियड में हमने 3 सैंपल्स लिए, तो देयर फॉर 6 पीरियड्स में हमने कितने सैंपल्स लिए होंगे, 3 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 18 सैंपल्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे अगर क्या होता, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता, क्या सिग्नल x of t that is again let it is cos of 2 pi f naught t is sampled and sampled at a rate of 5 samples per 3 periods। हम कैसे कर रहे हैं इसको सैम्पलिंग, किस रेट से सैम्पलिंग कर रहे हैं हम, हमारे पास कोई सिग्नल है xt दैट इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2 पाई एफ नॉट टी सैम्पल्ड एट अ रेट ऑफ 5 सैंपल्स पर 3 पीरियड्स, ठीक है। तो फाइंड f ऑफ s, ये वैल्यू क्या होती, अगर सिर्फ f ऑफ s पूछा होता तो क्या होती वैल्यू, अगर हम देखें 3 पीरियड्स में, इन 3 पीरियड्स आप कितने सैंपल्स ले रहे हैं, 5 सैंपल्स ले रहे हैं। तो देयरफॉर इन 1 पीरियड हम कितने सैंपल्स लेंगे, 5/3 सैंपल्स लेंगे। 1 पीरियड में अगर हम 5/3 सैंपल्स ले रहे हैं, इसका मतलब जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि fs इज इक्वल्स टू 5/3 टाइम्स fm। ऐसा यहीं से, इसी रिलेशन से, यहाँ से जो आप लिख रहे हैं कि 1 पीरियड में 3 सैंपल्स, ये यहीं से आ रही है ना, fs अपॉन fm की जो वैल्यू है वही हमें क्या देती है, नंबर ऑफ सैंपल्स इन 1 पीरियड। तो अगर 1 पीरियड में हमें 5/3 सैंपल्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि जो हमारी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितने टाइम्स है, 5/3 टाइम्स है किसकी, fm की, ठीक है। अगर हम यहीं पर cos ऑफ 2 पाई और यहाँ पर अगर हमने लिख दिया इंटू 500t, मतलब अब आपको दिख रहा है कि fm की वैल्यू कितनी है 500, तो यहाँ पर fm की जगह पर 500 पुट कर दीजिए और आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, fs की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब अभी जो हम सिग्नल्स ले रहे हैं, अब हम इस पर न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे करना शुरू करते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स अगर आप लें, जैसे सपोज हमारे पास अगर सिग्नल होता फाइंड नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट फॉर, अगर ऐसा होता सिंक ऑफ 400t, ठीक है। तो हम जानते हैं सिंक ऑफ 400t मतलब साइन 400 पाई टी अपॉन पाई टी 1/400। अब हम ये सब बार बार डिटेल में बात नहीं करेंगे, आप ये बहुत बार देख चुके हैं ये सिग्नल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, अगर हमें नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट चाहिए तो जिस सिग्नल की आप सैम्पलिंग कर रहे हैं, पहले आपको उस सिग्नल के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखना होगा। तो उसके लिए आपको फूरियर स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना पड़ेगा, उसका किसी भी फ्रीक्वेंसी डोमेन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जानते थे कि साइन xt अपॉन पाई टी के फॉर्मूले से जो इसका ट्रांसफॉर्म होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -400 पाई से +400 पाई तक ओमेगा के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू 1/400, ये क्या हमारा x ऑफ ओमेगा है। तो अब अगर हम देखें यहाँ से तो दिख रहा है हमें कि ये स्पेक्ट्रम मैक्सिमम कहाँ तक स्प्रेड है इसका, 400 पाई तक। मतलब ओमेगा m की जो वैल्यू है दैट इज 400 पाई रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। अगर fs देखना चाहते तो इसको 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज व्हाट 200 हर्ट्ज। तो अगर आपसे नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट पूछा गया इन हर्ट्ज, तो therefore sampling rate, Nyquist sampling rate that is equals to twice of fm, that is equals to 2 into 200 hertz, that is equals to what 400 hertz, ठीक है। तो ये हमने सिंपल एक ले लिया। अब अगर आप इस सिग्नल को ऐसे लिखें अगर कि फिर से हमें Nyquist सैम्पलिंग रेट ही फाइंड करना है, लेकिन अगर 2 सिग्नल्स एडेड हैं,
सिंक ऑफ सपोज 300t प्लस सिंक ऑफ 700t। ठीक है, फिर से हम जानते हैं कि अगर आप लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करें, क्योंकि फिर से हमें नाइक्विस्ट रेट देखने के लिए इस सिग्नल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखना पड़ेगा। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी से पहले हम दोनों के लिए इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म्स निकालते, उन ट्रांसफॉर्म्स को ऐड करते तो हमें इस सिग्नल का ट्रांसफॉर्म मिल जाता। अब फूरियर ट्रांसफॉर्म में इतना हम कर चुके हैं कि हम डायरेक्टली इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर सकते हैं। आप जानते हैं साइन 300t का स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक होता, -300 पाई से 300 पाई तक, और वैल्यू होती 1/300। इसका स्पेक्ट्रम होता -700 पाई से +700 पाई तक, वैल्यू होती 1/700। फिर जब हम दोनों को ऐड करते तो हमें इस टाइप का शेप मिलता। ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इस टाइप का हमें ये शेप मिलता। -700 पाई से +700 पाई तक हमें ये स्पेक्ट्रम स्प्रेड दिखता, जहाँ पर ये जो 300 अगर पाई है, इस बीच में दोनों सिग्नल साथ में प्रेजेंट थे, इसलिए इस ड्यूरेशन में जो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होगी वो 1/300 प्लस 1/700 होगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में ये वैल्यू सिर्फ कितनी होगी, 1/700, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इस सिग्नल का ट्रांसफॉर्म आ रहा है। तो अब आपको क्या दिख रहा है, ओमेगा एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ओमेगा एम इज इक्वल्स टू 700 पाई, या फिर आप एफ एम की बात अगर करें दैट इज इक्वल्स टू 350 हर्ट्ज। 2 पाई से डिवाइड कर दिया हमने, तो देयरफॉर नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट एफ एस इज इक्वल्स टू 700 हर्ट्ज, 2 टाइम्स ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी एफ एम दैट इज इक्वल्स टू 700 हर्ट्ज। तो हमें क्या दिखा, अगर दो सिग्नल्स टाइम में एडेड थे तो उसके लिए नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट क्या मिल रही है हमें, जिस सिग्नल का मैक्सिमम कंपोनेंट दोनों में से ज़्यादा था। ये सिग्नल कहाँ तक फैला होता, इसी फॉर्मूले से -700 पाई से 700 पाई तक, बिल्कुल ऐसा ही स्पेक्ट्रम। तो अगर दो सिग्नल्स टाइम में एडेड हैं तो उनमें से जिसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसका डबल हमें मिलेगा, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट मिलेगी उसकी। ठीक है, अगर यहीं पर हम एक और सिग्नल, इसी को अगर हम बस साइन चेंज कर दें कि सपोज x ऑफ t हमारे पास वैल्यू होती सिंक ऑफ 300t कन्वॉल्व्ड विथ सिंक ऑफ 700t। ठीक है, हम स्पेक्ट्रम बना लेते हैं। सपोज हमने कहा कि ये हमारा x1 ऑफ t है और ये हमारा x2 ऑफ t है। अब आप जानते हैं कि अगर जैसे टाइम डोमेन में था एडेड, तो आप क्या लिखते हैं, x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू x1 ऑफ ओमेगा ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल प्लस x2 ऑफ ओमेगा दैट इज ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल सिंक ऑफ 700t। अगर ये टाइम डोमेन में कन्वॉल्व्ड हैं तो आप जानते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी से कि ओवरऑल x ऑफ ओमेगा जो आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, x1 ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड विथ x2 ऑफ ओमेगा। तो अगर आप सिंक 300t के लिए ड्रॉ करते तो साइन 300 पाई t अपॉन पाई t और 1/300, इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता वो वैल्यू ऐसी है -300 पाई से +300 पाई तक। ये ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, अननेसेसरी हम इसको यहाँ कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने स्किप कर दिया है तो उनके लिए ज़रूरी है। तो ये x1 ऑफ ओमेगा है हमारा। सिमिलरली जो सिंक ऑफ 700t होगा दैट इज साइन 700 पाई t अपॉन पाई t डिवाइडेड बाई 700, इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, ये वैल्यू -700 से +700, तो ये x2 ऑफ ओमेगा है, इसकी वैल्यू 1/300 है, इसकी वैल्यू 1/700 है। ये -700 पाई से +700 पाई तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, ओमेगा के रिस्पेक्ट में। अब आप जब इन दोनों ट्रांसफॉर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमें वहीं से वहाँ तक ही मिलेगा जहाँ तक ये दोनों साथ में प्रेजेंट है। मतलब हमें सिर्फ कहाँ से कहाँ तक वैल्यू मिलेगी, जो इनमें से कम ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाला ट्रांसफॉर्म था आपको वही ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिलेगा। हमें सिर्फ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखना, हमें उसकी वैल्यू कितनी बन रही है उससे हमें नाइक्विस्ट रेट के लिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट देखते x1 ऑफ ओमेगा इंटू x2 ऑफ ओमेगा, तो ये वैल्यू -300 पाई से +300 पाई तक ही हमें मिलती। वैल्यू कितनी होती, 1/300 इंटू नाइक्विस्ट रेट इंडिपेंडेंट है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, ओमेगा एम चाहिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ तक होगी। तो अगर टाइम में कन्वॉल्व्ड है तो हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में से जो तो सिग्नल्स थे इनमें से जो लोअर जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कम थी, दोनों में से एक की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 300 है, एक की 700 है, तो इसमें से हमें जो
ओवरऑल सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, जो कम वाला सिग्नल है। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, ओमेगा एम इज 300 पाई, ओमेगा एम is 300 pi और FM is 150 hertz, therefore FS is equals to twice of FM, that is equals to 300 hertz। ये थर्ड केस हो गया। और लास्ट केस अगर हम देखें, अगर सपोज x ऑफ t हमारा सिग्नल यही सिग्नल होता सिंक ऑफ 300t मल्टीप्लाइड विथ सिंक ऑफ 700t, अब क्या होता, प्रॉपर्टी ऑफ Fourier transform multiplication property, multiplication in time domain will result in convolution in frequency domain। मतलब जो x of omega होगा, अगर इसके लिए ट्रांसफॉर्म को x1 of omega और इसके लिए x2 of omega कहें तो क्या वैल्यू होगी, 1/2 pi टाइम्स x1 of omega कन्वॉल्व्ड विथ x2 of omega। ठीक है, तो जब आप कन्वॉल्व करेंगे, ये दोनों स्पेक्ट्रम्स तो हैं ही हमारे पास, x1 of omega और x2 of omega। कन्वॉल्यूशन की प्रॉपर्टी याद कीजिए, आपको सिर्फ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखना है कि इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या होगा। जब आप दो सिग्नल्स को कन्वॉल्व करते हैं तो हमने क्या लिखा था, जो लोअर मोस्ट लिमिट होगी, लेफ्ट मोस्ट लिमिट, दैट विल बी सम ऑफ लेफ्ट मोस्ट लिमिट्स। मतलब ये जो वैल्यू होगी, इसका स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो हम इसका स्पेक्ट्रम अगर बनाएंगे तो ये इस टाइप का कुछ स्पेक्ट्रम आएगा, और इस स्पेक्ट्रम में जो लोअर मोस्ट लिमिट होगी ये कितनी होगी, -700, -300, दैट इज -1000 पाई, और ऐसे ही यहाँ पर भी जो लिमिट होगी ओमेगा के रिस्पेक्ट में, ये भी वैल्यू क्या होगी, 1000 पाई। ये हमारा x ऑफ ओमेगा का जो स्पेक्ट्रम आएगा। तो हमें सिर्फ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट चाहिए। तो जब आप दो सिग्नल्स को कन्वॉल्व करते हैं तो उसके लिए जो रिजल्टेंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है वो क्या आती है, दोनों की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज का सम आती है। तो यहाँ पर अगर ओमेगा एम की वैल्यू 1000 पाई है, या फिर हम कहें कि FM की वैल्यू 500 हर्ट्ज है, तो उसके लिए नाइक्विस्ट रेट क्या होगी वैल्यू, नाइक्विस्ट रेट FS इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू 500 दैट इज 1000 हर्ट्ज। तो अब आपको 4 केसेस आप लिख लीजिए, और वो 4 केसेस हम लिख लेते हैं, स्पेस हमारे पास बचा नहीं है। फिर अब हम इस पर 1-2 और न्यूमेरिकल्स करके फिर हम बैंड पास सैम्पलिंग यूज़ करेंगे। तो अभी जो हमारे पास रिजल्ट्स आए, अगर हम उनको एक बार कंक्लूड कर लें, let x1 of t is a signal having maximum frequency component omega m1। ये फुरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन पेयर नहीं है, वहाँ पर हम डबल साइडेड एरो मार्क यूज़ करते हैं। ये बस आपको शो करने के लिए x1 of t सिग्नल के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा m1 है। कोई दूसरा सिग्नल है x2 of t, उसके लिए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा m2 है, देन नाइक्विस्ट रेट फॉर फर्स्ट, अगर हम कोई सिग्नल ले रहे हैं xt, दैट इज x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t इज, इसके लिए नाइक्विस्ट रेट जो होगी fs इज इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू मैक्सिमम ऑफ ओमेगा m1 एंड ओमेगा m2। ये हमने देखा था, दो स्पेक्ट्रम्स ऐड हो गए थे, तो भी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जिसमें भी थी वो स्पेक्ट्रम, वो तो फ्रीक्वेंसी इंक्लूडेड ही थी। इसलिए अगर एडेड हैं तो दोनों में से जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका 2 टाइम्स आप लेंगे तो आपको क्या मिलेगी, नाइक्विस्ट रेट की वैल्यू मिलेगी। अगर हमारा x ऑफ t ऐसा होता जो इन दोनों सिग्नल्स के कॉन्वोल्यूशन से अगर हमें मिलता, कॉन्वोल्यूशन विथ x2 ऑफ t, तो उस कंडीशन में जो f ऑफ s होता, सैम्पलिंग रेट, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट, दैट विल बी 2 टाइम्स मिनिमम ऑफ ओमेगा m1 एंड ओमेगा m2। ये भी हमने देख लिया, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन इन टाइम मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी देगा। तो जब हम दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट सिग्नल हमें, जो कम फ्रीक्वेंसी तक फैला हुआ सिग्नल था वहीं तक हमें रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा। इसलिए नाइक्विस्ट रेट भी उसी का हमें ट्वाइस लेना है। और थर्ड हमने देखा कि अगर हमारे जो सिग्नल्स हैं, अगर वो टाइम में मल्टीप्लाई होकर के x ऑफ t बना रहे हैं, x1 ऑफ t इट इज x1 ऑफ t मल्टीप्लाइड विथ x2 ऑफ t, तो इस कंडीशन में हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी में कन्वॉल्व होंगे तो उनकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो उनका होगा वो कन्वोल्यूशन में राइट हैंड मोस्ट लिमिट जो होती है वो सम ऑफ राइट मोस्ट लिमिट्स। तो उस केस में fs इज इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू, अब क्या होगी, फ्रीक्वेंसीज ऐड हो जाएगी। पहले आप दोनों की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ऐड कीजिए और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको रिक्वायर्ड नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट मिलेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ
अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल्ड आउटपुट, जो सैंपल्ड आउटपुट yt था उसके अगर हम y ऑफ ओमेगा में देखना चाहते हैं कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो आपको याद होगा अभी हमने जो लिखा था y ऑफ ओमेगा, वो y ऑफ ओमेगा की वैल्यू कैसी थी, 1/ts समेशन k इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ x ऑफ ओमेगा माइनस k ओमेगा s थी। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिखते हैं कि दैट इज अगर f के टर्म्स में भी आप लिखना चाहते हैं तो भी ये वैल्यू 1/ts समेशन k इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ f माइनस के एफ एस। k लिखते हैं, ज़्यादातर बुक्स जो है वो n लिखती हैं। ठीक है, वो तो आपका एक सिंबल है, k लिखें, n लिखें, m लिखें। तो 1/ts को भी यहाँ पर कई जगह 1/ts इज व्हाट, f ऑफ s, तो आप इस 1/ts को fs पे लिख सकते हैं। मतलब अगर आप देखें x ऑफ ओमेगा में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज होंगी, तो एक तो हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, अगर k की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो x ऑफ f, मतलब जो x ऑफ ओमेगा की फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हम कंपोनेंट्स देखें, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, तो इनमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स की जो वैल्यूज होंगी, पहले तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, प्लस माइनस fm वैल्यू होगी। ठीक है, प्लस माइनस fm फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा। उसके बाद इस fm फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को शिफ्ट करते जाइए, किससे, fs से, 2fs से, 3fs से, 4fs से एंड सो ऑन। मतलब फिर क्या होगा, fs प्लस माइनस fm, और क्या होगा 2fs प्लस माइनस fm, 3fs प्लस माइनस fm एंड सो ऑन। ठीक है, ये सभी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हम सिर्फ एक fm की बात कर रहे हैं। मतलब हम अगर कैसा सिग्नल मानकर चल रहे हैं, जैसे हमने ये ले लिया कि x ऑफ t इज इक्वल्स टू सिंक ऑफ 300t, जैसे हमने लिया था। ठीक है, मतलब सिंगल टोन सिग्नल की अगर हम बात कर रहे हैं जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, मैक्सिमम एक ही फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर जैसे हमने देखा था 300 पाई रेडियंस पर सेकेंड या फिर 150 हर्ट्ज, तो उसके कंडीशन में ये वैल्यू हुई। अब अगर कोई मल्टी टोन सिग्नल है, मतलब एक से ज़्यादा सिग्नल से मिलकर के अगर कोई बना हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सिग्नल्स, अगर एक से ज़्यादा सिग्नल से मिलकर के अगर हमारा कोई सिग्नल बन रहा है, तो उसके केस में सपोज एक में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मैक्सिमम FM1 है, दूसरे का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर FM2 है, तो फिर क्या क्या लेंगे हम, प्लस माइनस FM1 प्लस माइनस FM2। ये तो क्या हो गया, जब आप k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये दो आपके ये चार कंपोनेंट्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर Fs प्लस माइनस FM1, Fs प्लस माइनस FM2। ठीक है, ऐसे ही फिर 2Fs प्लस माइनस FM1, 2Fs प्लस माइनस FM2 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे हमारे पास k की वैल्यू -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आप पुट करेंगे तो आपको ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से करें या फिर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन देख कर करें, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, सपोज कुछ भी अगर हम ले लेते हैं क्वेश्चन इस टाइप का, x ऑफ t इज इक्वल्स टू 5 cos 200t या 200 पाई t प्लस 10 cos 280 पाई t। ठीक है, इस सिग्नल को, अब आपके पास ये क्वेश्चन ऐसा है कि द सिग्नल x ऑफ t दैट इज गिवन एज दिस इज सैम्पल्ड at a rate of 300 samples per second। ठीक है, 300 samples per second, and the sampled output is passed through a low pass filter of cutoff frequency 250 hertz। Then find frequency components at output of
लो पास फिल्टर। ठीक है, हमारे पास ये सिग्नल था। अब ये सिग्नल कैसा दिख रहा है आपको? दो सिग्नल्स के कॉम्बिनेशन से हमें ये सिग्नल मिल रहा है। इस सिग्नल को हमने पहले सैंपल्ड कर दिया, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी? 300 सैंपल्स पर सेकेंड। ठीक है, और जो हमारे पास सैंपल्ड आउटपुट आया उसको हमने किससे पास कर दिया है? एक लो पास फिल्टर से, जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 250 हर्ट्ज। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि सैम्पलिंग के बाद हमारे पास क्या क्या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स थे। या तो चाहें तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर 250 हर्ट्ज है, मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू के जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे वो सब रिजेक्ट हो जाएंगे। हमें पास होने वाले सिग्नल्स कौन से मिलेंगे इसके आउटपुट में? जिनकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज से कम है। तो अगर आप या तो ऐसे समझें कि अगर आप 5 cos 200 पाई टी लेते हैं, आप जानते हैं cos 200 पाई टी, इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा? देखिए, जितना फूरियर ट्रांसफॉर्म है पूरा आपका बेस है, तो उसको कभी भी आप ऐसा नहीं कि सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं तो यही भूल गए कि कॉस का ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। तो कॉस ओमेगा सी टी, ऐसा कोई भी सिग्नल होता है कॉस ओमेगा नॉट टी या साइन ओमेगा नॉट टी, उसमें सिर्फ दो इम्पल्सेस होती हैं, प्लस और माइनस इस वैल्यू पर, ओमेगा की वैल्यू पर। ठीक है, तो आप ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं? पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस 200 पाई प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस 200 पाई। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर जब भी आपके सैम्पलिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स देखना है, अननेसेसरी आप इन एम्पलीट्यूड्स को लेकर बॉदर ना करें। ठीक है, इनको लेकर आपको चलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स देखने। मतलब cos 200 पाई टी अगर है तो उसमें दो इम्पल्सेस कहाँ कहाँ पर होंगे? अगर हम cos 200 पाई टी की बात कर रहे हैं, मतलब ओमेगा के रिस्पेक्ट में हमारा एक इम्पल्स होगा 200 पाई पर और एक इम्पल्स होगा माइनस 200 पाई पर। ठीक है, इसकी वैल्यू जो भी होती, यहाँ से पाई होती और यहाँ 5 टाइम्स है तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाती? 5 पाई हो जाती। ठीक है, ये तो इस सिग्नल के लिए हो गया। ऐसे ही इस सिग्नल को अगर हम ऐड करें, इसमें कहाँ कहाँ पर होंगे इम्पल्सेस? 280 पाई, प्लस 280 पाई और माइनस 280 पाई। तो एक ये हमारा हमने सपोज यहाँ कहीं पर इम्पल्स ये ड्रॉ कर दिया, दोनों की वैल्यूज जो है वो चेंज हम दिखा देते हैं थोड़ी सी, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग था। तो ये 280 पाई पर है और इधर भी एक हमारा है माइनस 280 पाई पर। ठीक है, जब आप इसकी सैम्पलिंग करते हैं तो आपने क्या लिखा है? सैंपल स्पेक्ट्रम 1/ts टाइम्स पीरियोडिक रिपीटिशन ऑफ x ऑफ ओमेगा। मतलब यही जो x ऑफ ओमेगा है ये आपका क्या है? x ऑफ ओमेगा है। ठीक है, अभी हम x ऑफ ओमेगा नहीं लिख रहे। अब अगर हम सैंपल्ड आउटपुट देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? हमने x ऑफ t को लिया है, उसको हमने पहले उसकी सैम्पलिंग कर दी है। सैम्पलिंग के बाद जो आउटपुट मिला अगर हम उसको y ऑफ t नाम दे दें, और इसके बाद हम उसको किससे पास कर रहे हैं? एक लो पास फिल्टर से पास कर रहे हैं, जिसके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 250 हर्ट्ज है। फिर हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो फाइनल आउटपुट सपोज y डैश ऑफ t है, तो इसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे? तो ये तो हमारा x ऑफ ओमेगा है बस। अगर आप इस स्पेक्ट्रम में k की वैल्यू 0 पुट कर देते तो आपको ये स्पेक्ट्रम मिलता। ठीक है, अब अगर k की वैल्यू 1 पुट करते तो यही स्पेक्ट्रम शिफ्टेड होता, कितने से? ओमेगा s से। अगर यहाँ पर fs आपको दिख रहा है गिवन, fs इज 300 हर्ट्ज, देयरफॉर अगर हम रेडियंस में लिखना चाहते तो ओमेगा s की वैल्यू कितनी होती? 600 पाई हर्ट्ज। ठीक है, fs 300 हर्ट्ज है तो फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस पर सेकेंड 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कितनी है? 600 पाई हर्ट्ज। इसका मतलब ये स्पेक्ट्रम तो y ऑफ ओमेगा में होगा ही, और यही स्पेक्ट्रम अब शिफ्टेड होगा हर 600 पाई पर। जैसा ये सेंटर्ड है 0 पर, अगली बार ये कहाँ पर सेंटर्ड होगा? अगली बार ये सेंटर्ड होगा एट 600 पाई। सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है ओमेगा इज इक्वल्स टू 600 पाई का, तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल ऐसा ही स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। जैसे 0 से 200 पाई और 280 पाई आगे आपने दो इम्पल्सेस ऐड किए हैं, वैसे ही 600 से 200 पाई आगे और 280 पाई आगे। मतलब ये पॉइंट जो होगा ये कहाँ पर होगा? 800 पाई, और ये पॉइंट कितना होगा? 880 पाई। यहाँ पर दो इम्पल्सेस और 600 से 200 पीछे, मतलब एक इम्पल्स कहाँ पर होगी वैल्यू? 400 पाई पर, और एक और कहाँ पर होगी वैल्यू? 600 में से 280 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब 320 पाई पर। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये जो स्पेक्ट्रम है, हमने अलग अलग स्पेक्ट्रम बनाए हैं। ये जो आप स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहे हैं,
इतनी दूर का, ये किसके लिए है? फॉर k इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा x ऑफ ओमेगा है। ये जो हमने सेकेंड स्पेक्ट्रम बनाया है ये x ऑफ ओमेगा का शिफ्टेड वर्जन है फॉर k इज इक्वल्स टू +1। ऐसे ही फिर x ऑफ ओमेगा का सेकेंड स्पेक्ट्रम आएगा कितना? +2। अब अगर आप इन फ्रीक्वेंसीज को देखें हर्ट्ज में, अगर ये हम ओमेगा के रिस्पेक्ट में लिखा हमने तो सब में पाई मल्टीप्लाइड है। अगर आप हर्ट्ज में देख लें तो 200 पाई का क्या मतलब है? 100 हर्ट्ज। 280 पाई का मतलब 140 हर्ट्ज। ये 160 हर्ट्ज, ये 200 हर्ट्ज, ये 300 हर्ट्ज, ये 400 हर्ट्ज, ये 440 हर्ट्ज। ठीक है, अब ये तो हमारा सैंपल स्पेक्ट्रम है। y ऑफ t के लिए ट्रांसफॉर्म y ऑफ ओमेगा है। ऐसा ही स्पेक्ट्रम फिर कहाँ आएगा? जैसे ये 600 पाई पर है, ऐसा ही अगला स्पेक्ट्रम कहाँ पर आता? ये 1200 पाई पर आता, जिससे 200 आगे मतलब ये 1400 पाई और 280 और मतलब ये 1480 पाई। यहाँ पर 2 होते और 2 कहाँ होते? इससे 200 पीछे मतलब 1000 पाई और 920 पाई यहाँ पर होते। ये हमारा स्पेक्ट्रम किसके लिए होता? फॉर k इज इक्वल्स टू 2 के लिए होता है। ऐसे अप टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी हमारे एक्सटेंडेड है। अब ये जो हमारा y ऑफ ओमेगा आ रहा है इसको हम किससे पास कर रहे हैं? लो पास फिल्टर से पास कर रहे हैं। ये आपके ओमेगा के रिस्पेक्ट में अगर हम लो पास फिल्टर के लिए देखें तो आपको गिवन है लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी fc गिवन है। लो पास फिल्टर के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, या फिर अगर हम बात करें ओमेगा सी, ओमेगा के रिस्पेक्ट में तो हम क्या कहेंगे? 500 पाई हर्ट्ज। तो मतलब अगर हम सिर्फ पॉजिटिव साइड में अगर हम बनाएं तो 0 से लेकर ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है लो पास फिल्टर का वो कहाँ तक फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा? 500 पाई रेडियंस पर सेकेंड को, 500 पाई रेडियंस पर सेकेंड को, या फिर फ्रीक्वेंसी अगर हर्ट्ज में बात करें तो 250 हर्ट्ज है ये हमारी। अब देखिए कि ये h ऑफ ओमेगा है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड सपोज ये वैल्यू 1 है। कहाँ से कहाँ तक? किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी तक? ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 टू 500 पाई तक। ऐसे ही इधर भी होती वैल्यू, क्योंकि फिर आपका इधर भी एक स्पेक्ट्रम आ रहा होता। ठीक है, तो अगर आप इतने रेंज में देखें कि किस किस फ्रीक्वेंसी को ये पास करेगा, इसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो तो ब्लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए कि इतने रेंज में ये 600 का पॉइंट है, यहाँ पर कहीं 500 का पॉइंट है। इतने रेंज में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आ रहे हैं? पहला आपको ये दिख रहा है, ये पास करेगा, ये पास करेगा, ये पास करेगा और ये पास करेगा। इसके अलावा बाकी सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? ब्लॉक्ड हो जाएंगे। तो देयरफॉर अगर आप डायरेक्टली देखना चाहें तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एट आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर आर 100 हर्ट्ज, 140 हर्ट्ज, 160 हर्ट्ज एंड 200 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब अगर हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करते, ये फॉर्मूले को, तो देखिए यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स क्या क्या मिलते? FM1 और FM2 तो मिलता ही। FM1 कितना है? ये ओमेगा M1 है, ये ओमेगा M2 है। तो FM कितना है? 100 हर्ट्ज और 140 हर्ट्ज। तो FM1 कितना आता? 100 हर्ट्ज प्लस माइनस, ठीक है, दोनों साइड होगा। 100 हर्ट्ज का एक कंपोनेंट होता प्लस माइनस 140 हर्ट्ज का एक कंपोनेंट होता। Fs की वैल्यू गिवन है 300, तो 300 प्लस माइनस FM1, 300 प्लस माइनस 100 मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई? 200 एंड 400। और ऐसे ही 300 प्लस माइनस 140, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 440 एंड 260, सॉरी इट इज 160। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 2Fs प्लस माइनस FM करेंगे मतलब 600 प्लस माइनस 100 एंड 600 प्लस माइनस 140, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? 700 एंड 500, और यहाँ से वैल्यू मिलेगी 740 एंड 560। अब आपने इन फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, किससे पास कर दिया? लो पास फिल्टर से, जिसके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है। तो इनमें से देख लीजिए कौन कौन सी 250 हर्ट्ज के कम है फ्रीक्वेंसीज। तो आपको दिख रहा है 100 हर्ट्ज मिलेगा, 140 हर्ट्ज मिलेगी वैल्यू, 200 हर्ट्ज मिलेगी वैल्यू, 400 नहीं मिलेगी, ये वैल्यू नहीं आएगा, पास नहीं करेगा लो पास फिल्टर से। ये 160 पास करेगा, ये वैल्यू इनमें से कोई भी वैल्यूज पास नहीं करेंगी। तो चार कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? 100, 140, 200 एंड 160, जैसा आपने यहाँ से फाइंड किया।
तो ये लो पास सिग्नल की सैम्पलिंग के लिए हमने ये थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स अभी देखे हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर होगा और आगे आने वाले 3 लेक्चर्स हमारे न्यूमेरिकल लेक्चर्स ही होंगे। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन के डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख पाते, गेट एकेडमी का जो फेसबुक ग्रुप है अगर आप उसमें मेंबर हैं या फिर इवन गेट एस्पिरेंट या गेट मैटिक इनमें भी अगर आप हैं तो आप इन तीनों फेसबुक में से किसी पेजेस पर भी अगर आप अपने जो भी आपके डाउट्स हैं सिग्नल्स के, अभी तक हमने सैम्पलिंग में जितना पढ़ लिया है, किसी भी बुक का, किसी भी चैप्टर का, किसी भी टेस्ट सीरीज़ का कैसा भी आपका डाउट हो, आपको अगर लगता है कि वो क्वेश्चन टफ है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बन तो जाएगा लेकिन बन नहीं रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन हमसे बनेगा ही नहीं तो आप उस क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा 2 या 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो वहाँ से हम उन डाउट्स को फेसबुक से कलेक्ट करेंगे और जितने भी डाउट्स मैक्सिमम हो पाएंगे हम यहाँ 2-3 दिन में ऐसे 40-50 क्वेश्चंस को हम जो एक्चुअली टफ दिखेंगे कि हाँ उनमें कुछ है ऐसा जो हमें डील करना चाहिए, तो वो करके, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग ऐसे कर लें न्यूमेरिकल्स की जिसके बाद आपको मन में ये ना रहे कि हमने इस टाइप का न्यूमेरिकल नहीं किया या हमने उस टाइप का न्यूमेरिकल नहीं किया। देखिए जब क्लासरूम प्रोग्राम होता है, क्लासरूम जब हम चलते रहती क्लास, तो उस टाइम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि सबके डाउट्स वो धीरे धीरे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं ले सकते कि सारे टफ क्वेश्चंस ही अगर हमने ले लिए तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब होगी, इसलिए हम यहाँ पर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस ही रखना चाहते हैं। अब इसके बाद आप इन कॉन्सेप्ट से आप किसी भी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे वो बनने चाहिए। तो बस हम एक और टॉपिक करके अब अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे, दैट इज बैंड पास सैम्पलिंग, मतलब सैम्पलिंग ऑफ बैंड पास सिग्नल्स। बैंड पास सिग्नल्स का क्या मतलब है? ऐसे सिग्नल्स जिसके लिए सपोज ये हमारा कोई सिग्नल के लिए हमने x ऑफ f फूरियर ट्रांसफॉर्म f के टर्म्स में लिख रखा है, अगर वो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमें सिग्नल का कैसा दिख रहा है, जिसमें जो सिग्नल है उस सिग्नल में अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज अदर देन 0, ये जो हमारे सिग्नल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर अदर देन 0 है। सेंटर फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें, सपोज ये हमारे पास कोई वैल्यू है 4 किलोहर्ट्ज़ और ये वैल्यू है अगर 6 किलोहर्ट्ज़, तो ऐसे सिग्नल को हम क्या कहते हैं? बैंड पास सिग्नल, इन विच द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज अदर देन 0। इसको हम कहते हैं, ये जो हमारा है, सपोज अभी हम इसकी वैल्यूज नहीं लिखकर इसको हमने लिख लिया लेट इट इज FL और ये क्या हमारा FH, लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है फ्रीक्वेंसी में, यही चीज़ क्या कहलाती है? इसके लिए बैंडविड्थ। अच्छा, ये जैसे हमने बैंडविड्थ डिफाइन की फॉर बैंड पास फिल्टर, ऐसे अगर आपसे कोई लो पास फिल्टर की बैंडविड्थ पूछता, लो पास फिल्टर मतलब लो पास सिग्नल मतलब ऐसा सिग्नल, तो इसके लिए जो ओमेगा एम आप लिखते हैं, सेंटर से जितनी वैल्यू दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी तरफ, वही उसके लिए बैंडविड्थ भी है। मतलब लो पास फिल्टर का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है वही हमारे लिए क्या है? लो पास फिल्टर की बैंडविड्थ है। लेकिन बैंड पास फिल्टर की बैंडविड्थ का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ये जो बीच का इंटरवल है ये पूरा हमारे लिए क्या है? बैंडविड्थ है। तो हम बैंड पास सैम्पलिंग क्यों यूज करते हैं? सॉरी, टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। अभी हमने देखा कि जो इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग हमने पढ़ी है उसमें मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या थी? ट्वाइस ऑफ FM, जो कि थ्योरेटिकल थी, उससे बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम किसी बहुत ऐसे सिग्नल के लिए सैम्पलिंग कर रहे हैं जिस सिग्नल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट भी जो होगी उसके 2 टाइम्स होगी। तो उसी रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैंड पास सैम्पलिंग। अब यहाँ बैंड पास सैम्पलिंग में ये जो बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ की वैल्यू हमने क्या डिफाइन की? इट इज FH माइनस FL, ठीक है। अब यहाँ से हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं, रिक्वायर्ड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज, अब हम यहां पर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की एक रेंज डिफाइन करते हैं। हम लिखते हैं कि ये जो FS होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ FH अपॉन K एंड मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ FL अपॉन K माइनस 1, where K is equals to 1, 2, 3 up to N,
जहां पर k की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 से लेकर कहां तक हो सकती है वैल्यू n तक हो सकती है, जहां n क्या है एंड n इज इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ, या आप कहें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fh अपॉन बैंडविड्थ। सपोज इस fh अपॉन बैंडविड्थ की वैल्यू जैसे कहीं पर 19/5 आ रही है वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या होगी अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते तो 3.8, तो आपको n की वैल्यू कितनी लेनी है 3 लेनी है, ठीक है। और k की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हैं 1 2 एंड 3 पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा बैंड पास सैम्पलिंग के लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ से अगर आप देखें दो कंडीशंस हैं, अगर आपको कहीं पर ऐसा दिख रहा है इफ fl और fh इज इंटीजर, ये आप एक अलग पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूले के लिए यहां तक ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। जब भी बैंड पास थ्योरम, अगर बैंड पास सिग्नल के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके उसके लिए आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर आप इतना पूरा फॉर्मूला यूज नहीं भी करना चाहते तो एक चीज अगर आप चेक कर लें कि इफ fl और fh इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 टाइम्स बैंडविड्थ, दैट इज अगर हमारा fl और fh इट इज इक्वल्स टू, एक हम सपोज इंटीजर हमने डिफाइन कर दिया p इंटू ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ का क्या मतलब है fh माइनस fl। अगर आपको ऐसा दिख रहा है देन fs इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ fh माइनस fl। तो उस कंडीशन में जो हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी, मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, वो इसी 2 टाइम्स बैंडविड्थ के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा दिख रहा है तो, और अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। अब इस फॉर्मूले में क्या इंटरेस्टिंग है, आप जैसे जैसे यहाँ k की वैल्यू बढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि k की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं 1 2 3 4 अप टू n, तो k की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो आप देखेंगे आपको वही रिक्वायर्ड सैम्पलिंग रेट मिलेगा जिसको आप नाइक्विस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मतलब ट्वाइस ऑफ fm के बराबर आपको fs मिलेगी। और जैसे जैसे आप k की वैल्यू बढ़ाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे इस रिक्वायर्ड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले लें इसी में कि सपोज fl की वैल्यू, अगर सपोज ये वैल्यू अभी जैसे हमने लिया था 4k एंड इट इज 6k, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर बैंडविड्थ देखें तो बैंडविड्थ की वैल्यू 6 माइनस 4 किलोहर्ट्ज, दैट इज व्हाट, बैंडविड्थ कितनी हो गई सिग्नल की 2 किलोहर्ट्ज। तो अगर बैंडविड्थ पता चल गई तो k की वैल्यू 1 से n तक वेरी करेगी, जहां पर n क्या है इंटीजर है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीजर ऑफ fh कितना है 6 किलोहर्ट्ज अपॉन बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी है 3 किलोहर्ट्ज, सॉरी 2 किलोहर्ट्ज। तो जो इनका रेशियो आएगा दैट इज व्हाट 3, n अपने आप में ही एक इंटीजर है, मतलब k की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, और मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं 3 ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू 1 पुट कर दें इस फॉर्मूले में तो एट k इज इक्वल्स टू 1, अगर आप 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू fh हमारा देख लीजिए कितना है 6 किलोहर्ट्ज अपॉन k की वैल्यू 1, इससे बड़ी होनी चाहिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, और 2 इंटू fl की वैल्यू है 4 किलोहर्ट्ज अपॉन 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो आपको क्या दिख रही है fs की वैल्यू 6 इंटू 2 12k से बड़ा होना चाहिए, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बड़ी होनी चाहिए और इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो आप जानते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी रिकंस्ट्रक्शन उतना आसान होगा। तो अपर लिमिट तो जितनी ज़्यादा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने ज़्यादा सैंपल्स ले लेंगे एक पीरियड में उतने अच्छे से आप वापस रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है इस केस में आपको 12 किलोहर्ट्ज। तो अगर आप इसको लो पास सैम्पलिंग यूज़ करके सॉल्व करते तो भी अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6 किलोहर्ट्ज है तो इसका 2 टाइम्स नाइक्विस्ट रेट इतना ही मिलता आपको, कितना 12 किलोहर्ट्ज। ये किस कंडीशन में आया, अगर आपने k की मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट की दैट इज 1। अब अगर हम k की मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करें तो एट k इज इक्वल्स टू 3 2fh दैट इज 2 इंटू 6k अपॉन k की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर दें से बड़ी होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और 2 टाइम्स लोअर फ्रीक्वेंसी है हमारी 4 किलोहर्ट्ज अपॉन k माइनस 1 दैट इज 2। अब देखिए वैल्यू कितनी आएगी, अब आपको दिख रहा है कि जो fs होना चाहिए वो 4 किलोहर्ट्ज होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है आपको
4 किलोहर्ट्ज से 4 किलोहर्ट्ज। तो अब ये मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर इस क्वेश्चन के लिए पूछी गई होती हमसे तो हमारा रिजल्ट आंसर क्या होता, देयरफॉर fs इज इक्वल्स टू 4 किलोहर्ट्ज। देखिए जो भी आपने स्पेक्ट्रम के लिए जैसे फॉर्मूला लिखा है आपने कि जैसा लो पास सिग्नल का स्पेक्ट्रम होगा, सेम फॉर्मूला वैलिड है बैंड पास के लिए भी। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर आप खुद भी करके देखें कि अगर कोई बैंड पास सिग्नल है तो उसको ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से सैंपल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 4 किलोहर्ट्ज से भी सैम्पलिंग करेंगे, मतलब अगर हम इसी स्पेक्ट्रम को एक ये स्पेक्ट्रम रहने दें और हर 4 किलोहर्ट्ज के बाद अगर हम इसको रिपीट कर दें तो हम देखेंगे कि ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए 4 किलोहर्ट्ज इसके लिए क्या है, मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। इस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस हुआ फिर इतना लिख के रखा, तो अगर आप इस चीज़ को वेरीफाई करें कि यहाँ पर FH जो है हमारी, ये FH की वैल्यू थी और ये FL की वैल्यू थी। यहाँ बैंडविड्थ कितनी है 2 किलोहर्ट्ज, तो ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी होगी 4 किलोहर्ट्ज। अगर हम देखें तो ये FL हमारा 4 किलोहर्ट्ज ही है, मतलब FL हमारा डायरेक्टली इंटीजर मल्टीपल है किसका, 2 टाइम्स ऑफ FH माइनस FL का। तो उस कंडीशन में अगर हमारा FL या FH में से कोई सा भी एक अगर डायरेक्टली इंटीजर मल्टीपल है ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ का, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्टली हम कह देते कि हमारी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ के बराबर होगी। बैंडविड्थ अगर 2 किलोहर्ट्ज थी तो डायरेक्टली हम कह सकते थे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 4 किलोहर्ट्ज होगी। ऐसे ही सेम अगर आप एक और क्वेश्चन ले लें कि सपोज हमारे पास अब ये वैल्यू है, ठीक है, ये 0 पर सेंटर्ड नहीं है, ये हमारा बैंड पास कोई सिग्नल है जिसके लिए सपोज ये 5K और ये 10K है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए FH 5K, FL 10K, बैंडविड्थ इज व्हाट 10K माइनस 5K दैट इज 5K। तो अगर 2 टाइम्स बैंडविड्थ की वैल्यू देखें हम तो 2 टाइम्स बैंडविड्थ इज व्हाट 10K, और हम डायरेक्टली देख रहे हैं कि FL जो हमारा है, उल्टा लिख दिया मैंने, ये FL है और ये FH है। तो ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ की वैल्यू भी 10K है और FH की वैल्यू भी 10K है, मतलब जो हमारा FH है वो इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ आ रहा है। तो इसलिए आपको फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ से जो मिनिमम रिक्वायर्ड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 10 किलोहर्ट्ज होगी। वेरीफाई करने के लिए ज़रूर कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करते, अगर हम K की वैल्यू देखते तो K की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती 1 2 3 अप टू N तक होती, जहाँ पर N की वैल्यू क्या होती इंटीजर ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दैट इज 10K अपॉन बैंडविड्थ, एंड बैंडविड्थ इज व्हाट 5K, मतलब वैल्यू क्या मिली 2। N की वैल्यू 2 है तो आप K की 2 वैल्यूज पुट कर सकते थे 1 और 2। तो मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के लिए हमें पता है K की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है। अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करें तो ट्वाइस इंटू FH इज व्हाट 10 किलोहर्ट्ज अपॉन N की K की वैल्यू हम पुट करेंगे 2। इससे हमारी फ्रीक्वेंसी बड़ी होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए ट्वाइस ऑफ FL दैट इज 5K अपॉन K माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या आ रही है, हमारे FS की वैल्यू 10K से बड़ी या इक्वल, और यहाँ से भी वैल्यू क्या दिख रही है 10K। तो यहाँ से क्या दिख गया आपको कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए 10K होनी चाहिए। यहाँ से डायरेक्टली भी हम कर लेते वो भी 10K आता, लेकिन कब वैलिड है ये फॉर्मूला, जब हमारा FH या FL या FH क्या हो इंटीजर मल्टीपल्स हो किसके ट्वाइस ऑफ द बैंडविड्थ के। ठीक है, तो आज हम फिर से लेक्चर हमारा ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम जा रहे हैं हम, तो नेक्स्ट लेक्चर आपके कमेंट्स के बाद हम रख पाएंगे जितने भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, अब ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम सारे डाउट्स को ले लेंगे, लेकिन जितने भी हमें डाउट दिखेंगे जो सिग्निफिकेंट है कि हाँ उनका सोल्यूशन यहाँ होना चाहिए, उनको हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनका हम यहाँ वीडियो सोल्यूशन आपको दे सकें। और अगर कुछ आपके डाउट्स ऐसे हैं जो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उनको भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आप फेसबुक पेज में या फिर अगर आप गेट मैटिक, गेट एस्पिरेंट्स या गेट एकेडमी में किसी में भी आप अगर मेंबर नहीं हैं तो आप मेरे नाम से भी आप मुझे भी टैग कर सकते हैं, कुमार नीरज राज पूरा नाम आपको पता है। गेट एकेडमी का लोगो आपको दिख जाएगा मेरी प्रोफाइल इमेज में, तो उस पर भी आप से अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम अपने 2 या 3 लेक्चर्स न्यूमेरिकल लेक्चर्स रखेंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। कई बार कमेंट्स मुझे दिखते हैं कि न्यूमेरिकल्स चाहिए सर, तो ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल्स हमने नहीं किए हैं, लेकिन बीच बीच में ही न्यूमेरिकल्स होते गए, इसलिए आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपने किए हैं। और इसके बाद
आप लोग भी अगर किसी ग्रुप में हैं तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से कि अपने आप वीडियोस को आप शेयर भी कीजिए कि अगर जो और भी लोग हैं जो कोचिंग नहीं जा सकते वो अगर इससे कुछ भी बेनिफिट ले सकते हैं तो उनको मिलना चाहिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।